हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ इकरा मेमन और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजर्वेटिज्म के बारे में। ये यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। इसके पहले के पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। इसमें आपको सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम एलियनेशन डिस्कस कर चुके हैं, मार्क्सिज्म डिस्कस कर चुके हैं, एनार्किज्म के फॉर्म्स डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंजर्वेटिज्म को। और ये चैप्टर बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव था क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेंगे तब आप आपस में जो है रीज़न कर पाएंगे कि कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि लिबरल ट्रेडिशंस क्या थे, उसके हमने कोर टेनेंट्स पढ़ लिए। मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन क्या थे, उसके एनार्किस्ट ट्रेडिशंस क्या थे, ये सारी चीज़ें जो है हमने समझ ली है ऑलरेडी। हम हर एक चीज़ को जो है क्या कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर थीम्स पढ़ेंगे, उसकी ब्रांचेस पढ़े हैं, हमने ऑलरेडी सब पढ़ लिया है। और ये जो वीडियो है ये लास्ट पार्ट होने वाला है ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कंजर्वेटिज्म के कोर टेनेंट्स क्या है और इसके जो है टाइप्स क्या है। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम इसकी समरी करेंगे और फिर हम देखने वाले हैं कि हमें फर्दर रीडिंग्स क्या करनी है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म हमें शुरुआत करने से पहले आपको मैं पूछना चाहती हूँ कि आपको कंजर्वेटिज्म के नाम से क्या समझ में आता है। आप अक्सर जो है आई होप अगर आप 21st सेंचुरी में ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने जो है अक्सर आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी टर्मिनोलॉजीज और अपनी लैंग्वेज में ये टर्म यूज़ करते होंगे, राइट। हो सकता है आप अपने किसी फ्रेंड को कंजर्वेटिव बोलते हो, आप किसी फ्रेंड को लिबरल बोलते हो, ठीक है। इस तरीके के टर्म्स हम अक्सर यूज़ करते हैं या फिर हम किसी पर्टिकुलर फैमिली को हम कंजर्वेटिव कैटेगराइज कर देते हैं। अक्सर हम इस तरीके की चीज़ें करते हैं, राइट। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि कंजर्वेटिव जो हम किसी को बोल देते हैं उससे पहले हमें समझने की ज़रूरत है कि इसके रूट्स क्या है, ये क्या है। और इसे हम सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल टर्म की तरह यूज़ नहीं कर सकते। कंजर्वेटिज्म के अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्या इमेजेस आती है? क्या आप ये सोचते हैं कि कंजर्वेटिज्म जो है वो ऑर्थोडॉक्सी से रिलेटेड है, मतलब कोई भी चीज़ को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करना, या फिर जो रूढ़वादी जो भी चीज़ें हैं जो कि चली आ रही है एंशियंट टाइम से उसको अब अपहोल्ड करके रखना ही कंजर्वेटिज्म है। तो आपके लिए कंजर्वेटिज्म क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म के अंदर जो इसका टॉपिक है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझते हैं। सबसे पहले ये जो एक पॉलिटिकल कॉनोटेशन में हमें पहले ये वर्ड्स यूज़ हुए होंगे, लेकिन पॉलिटिकल कॉनोटेशन में सबसे पहले ये वर्ड यूज़ हुआ था यूएसए में, ठीक है। और ये चीज़ किसको रेफ़र की गई थी? पेसिमिस्टिक स्टेट ऑफ अफेयर्स को यूज़ करने के लिए। जैसे कि हम अगर अपने पर्सनल लाइफ में इसको यूज़ करें वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएसए में इट वाज फर्स्ट यूज एज अ पॉलिटिकल कन्नोटेशन। और ये क्यों यूज़ किया गया था? ताकि आपको पता है कि ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है, पेसिमिस्टिक क्या होता है। कोई चीज़ नेगेटिव होती है तो हम उसे पेसिमिस्टिक कहते हैं। तो जब स्टेट ऑफ अफेयर्स पेसिमिस्टिक होते हैं उसको रेफर करने के लिए यूज़ किया गया था वर्ड कंजर्वेटिज्म। देखिए कंजर्वेटिज्म जो है आज एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी है। और ये इसके पहले भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी हुआ करती थी। अब ये कैसी थी, क्या थी, हम इसको समझेंगे। आपको ये पता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ था। इसकी रूट्स क्या थी, इसके कॉजेज़ क्या थे, आपने जो है 9th 10th में पढ़े होंगे अपनी अपनी एनसीईआरटीज़ में, अगर आपने एनसीईआरटीज़ पढ़ी होगी तो। तो मैं आपको एक बात बता दूँ कि अलग-अलग कॉन्टेक्स्ट में सेम वर्ड जो है अलग-अलग चीज़ों को रेफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि सेक्युलरिज़्म जो एक वर्ड है जिसमें वेस्टर्न सेंस में सेक्युलरिज़्म अलग होता है, इट इज़ द सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड द चर्च। और इंडियन सेंस ऑफ सेक्युलरिज़्म डिफरेंट होता है, द इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स इन द आइज़ ऑफ स्टेट। तो डिफरेंट चीज़ें जो होती है, डिफरेंट टर्म्स जो होते हैं, पॉलिटिकल टर्म्स डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होते हैं। तो मैं यहाँ पर ये क्यों बता रही हूँ कंजर्वेटिज्म जो है वो किस तरीके से इमर्ज हुआ। आपको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हुआ, उसके कॉजेज़ आपको पता है। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी पता होगी कि अगर कोई भी तरीके का रिवॉल्यूशन होता है सोसाइटी में तो उसके काउंटर मूवमेंट जो है वो इमर्ज करके आते हैं। जैसे कि इंडिया में जब राजा राम मोहन रॉय जो कि फाउंडर थे ऑफ ब्रह्मो समाज, उन्होंने सती को अबॉलिश करने के लिए जो है एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उनके ही काउंटर मूवमेंट में धर्म सभा जो है स्टैब्लिश हुई। मतलब जो है कहीं ना कहीं अगर आप जो थॉट्स चले आ रहे हैं, जो कंजर्वेटिव थॉट्स या ऑर्थोडॉक्स थॉट्स जो है वो चले आ रहे हैं, जो सोसाइटी में इविल प्रैक्टिसेस चली आ रही है, अगर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो कहीं ना कहीं आपको काउंटर मूवमेंट, कहीं ना कहीं आपको रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा देखने को मिलता है। तो व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज ओवर हेयर इज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है जब हुआ तो उसके पीपल जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन को अपोज कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है उस टाइम पे एक तरीके का सोसाइटल स्ट्रक्चर था। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर ड्रॉ करके। एक टाइम पे सोसाइटल स्ट्रक्चर था वहाँ पर
जहाँ पर जो है क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट हुआ करती थी। आपने अगर पढ़ा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो क्लर्जी, नोबिलिटी और थर्ड स्टेट हुआ करता था, जिसमें थर्ड स्टेट को सारा टैक्स पे करना होता था और ये मेजॉरिटी हुआ करता था। और बाद में जो ऐसे आइडियाज़ थे, जो लिबरलिज्म के जो आइडियाज़ थे, बाद में जो आइडियाज़ जैसे कि थे कि इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी के आइडियाज़ जब इमर्ज होने लगे, यूरोप में रेनेसां आने लग गया, उस टाइम पे हम समझेंगे कि किस तरीके से जो है ये आइडियाज़ जो है इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को रिवॉल्ट करने के लिए। तो व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज ओवर द फैक्ट इज़ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर आप जो है कोई भी तरीके का आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं तो उसको अपोज करने के लिए लोग भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। अब बात आती है कि क्या आइडियाज़ जो जो आइडियाज़ को अपोज करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, उसको जो है क्या कहते थे, कंजर्वेटिव्स कहा जाता था। जो ग्रुप ऑफ पीपल अपोज करते थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, उसे हम कहते थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब बाद में जाके आज के टाइम में आपको ऐसा लगेगा कि कंजर्वेटिज्म कहीं भी नहीं है, लेकिन आज के टाइम में आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि यूके जैसी कंट्री जो है वो कंजर्वेटिज्म कहलाती है। यहाँ पर वहाँ पर कंजर्वेटिव पार्टी जो है रूल करती है। वो कैसे, वो आपको मैं समझाती हूँ। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हैं, आपको पता होगा कि यूके यानी ब्रिटेन के अंदर अभी ही जो है रिसेंटली आप देखते हैं कि क्वीन की जो है डेथ होती है, और क्वीन की डेथ होने के बाद जो है किंग जो है आते हैं। एक डायनेस्टियल वहाँ पर जो है चीज़ चलते आ रही है और लोगों का उसमें विश्वास है। नो डाउट वहाँ पर डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट फॉर्म होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्लियामेंट है वहाँ की, ठीक है। लेकिन वहाँ पर एक तरीके से जो उनका ट्रेडिशन था, जो रीति रिवाज थी, जो परंपरा थी, उसको उन्होंने चैलेंज नहीं किया। जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं कि जो एक टाइम पे मोनार्की हुआ करती थी, उसको पूरी तरीके से ओवर रूल किया गया, हटा दिया गया, पूरी तरीके से रूटेड आउट करके गया। लेकिन इंडिया के अलावा बाकी जो कंट्रीज है, जैसे कि आप साइड में देख लीजिए, आप भूटान देख लीजिए, तो भूटान में देख लीजिए, आप नेपाल में देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखेगी कि वहाँ पर जो परंपराएं चलते आ रही थी, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने मोनार्की स्टैब्लिश की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की। तो व्हाट डज दे वांट टू एम्फसाइज इज कि हमारा जो क्या कहते हैं पारंपरिक तरीका है, उसको हम हमेशा से चलने देंगे, हम उनको ओवरथ्रो नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया का केस तो भी अलग था, क्योंकि वो एक तरीके से बाद में जाके कॉलोनी बन जाती है ब्रिटिशर्स की। लेकिन ब्रिटिशर्स जो इतने ज़्यादा मॉडर्न है, जो वाइट मैन बर्डन लेके चलते हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सिविलाइजेशन की बातें करते हैं, दे आर फॉलोइंग द आइडियोलॉजी ऑफ कंजर्वेटिज्म। आज भी जो है आप देखेंगे कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी जो है डोमिनेट करती है द पॉलिटिक्स ऑफ यूके। तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। कंजर्वेटिव्स जो है वो होते हैं जो कि अपोज करते हैं चेंज को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूके के अंदर लिबर्टी नहीं है, फ्रेटर्निटी नहीं है, मॉडर्न आइडियाज़ नहीं है, ऐसा नहीं है। यूके में जो पुराना तरीका है उससे भी लोग जुड़े हुए हैं, बिकॉज दे हैव इलेक्टेड द हेड ऑफ द स्टेट जो है वहाँ पर एज आ जो है किंग या क्वीन जो है वो डायनेस्टिकली जो है चलती है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत ही अच्छी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट है जो कि पूरे स्टेट अफेयर्स को संभालती है। तो क्या समझ में आता है कि परंपराओं को साथ में लेते हुए उन्होंने क्या चीज़ को इस्टेब्लिश किया, उन्होंने इस्टेब्लिश की डेमोक्रेसी को, उन्होंने मॉडर्न आइडियाज़ को जो है एक्सेप्ट किया। तो अभी हमें ये चीज़ समझ में आ गई। इसके बाद हम क्या समझते हैं कि यूके के अंदर कंजर्वेटिव्स को हम टोरी भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बताया कि दो पॉलिटिकल पार्टीज थी। आपको ये पढ़ा होगा अगर आपने कि 1944 के अंदर क्या होता है। हमारी इंडिपेंडेंस के लिए एक मेजर फैक्टर ये होता है कि लेबर पार्टी जो है वो आती है, और लेबर पार्टी थोड़ा सा लिबरल होती है। ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी आती है, इससे कहीं ना कहीं हमारा इंडियन का इंडिपेंडेंस जो है वो जुड़ा हुआ है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर था, क्योंकि कंजर्वेटिव पार्टी क्या चाहती थी कि हम जो है क्या कहते हैं बहुत टाइम तक के कॉलोनीज को रूल करते रहे, और उन्हें जो है क्या कहते हैं आगे ना आने दे। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको दो लोग दिखेंगे ऐसे जिन्होंने पूरी हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया। उनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, मार्गरेट थैचर। और हम क्या कहते हैं एक यूएस का एग्जाम्पल लेंगे और एक यूके का हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं। तो अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि कंजर्वेटिज्म जो है उसकी डिज़ायर क्या है। कंजर्वेटिज्म की जो डिज़ायर है वो क्या है, समझते हैं। तो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी 2015 में बताता है कि कंजर्वेटिज्म जो है उसकी डिज़ायर ये होती है कि टू कंजर्व अदर एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स एंड रेसिस्ट एनी चेंजेस टू द सेम। कंजर्व करना, ठीक है, जो चीज़ चली आ रही है उसको मेंटेन करना, तो कंजर्व एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स जो चले आ रहे हैं, और कोई भी सोशल चेंज को अपोज करना, ठीक है। तो ये कंजर्वेटिज्म की आइडियोलॉजी होती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि ये चीज़ जो है कॉमनली एक्सेप्टेड है। तो आज हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो हम एडमंड ब्रूक्स की एक, उन्होंने बहुत फेमस किताब लिखी थी
रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस, उसी को रेफरेंस में लेके हम पढ़ने वाले हैं। जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं ये चीज़ को लेकर हम पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका दिमाग में याद रख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, ये नेम याद रख लीजिए। अगर आपको इस नेम का मीनिंग आप समझ गए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताती हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने के बाद लोग सोचते हैं, आज भी आपको आप पढ़ते हो, आपने पढ़ा होगा सोशल कॉजेज़ क्या थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे, इकोनॉमिकल कॉजेज़ क्या थे, मिलिटरी कॉजेज़ क्या थे, इमीडिएट कॉज क्या था, राइट? तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं हमारे आंसर्स फ्रेम करने के लिए। तो व्हाट डज़ आई मीन टू एम्फसाइज़ ओवर द इज़ कि आपको उस टाइम पे जब वो चीज़ हो गई तो उस टाइम पे उन्होंने, जो राइटर्स थे उस टाइम पे भी, उन्होंने सोचा होगा, रिफ्लेक्शन किया होगा। आपके 1 साल बीत जाता है, आप सोचते हो कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। आप रिफ्लेक्शन करते हो, इंट्रोस्पेक्शन करते हो। तो उन्होंने भी वो चीज़ की कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ, ठीक है। तो एडमंड बर्के ने अपनी बुक में लिखा कि रिफ्लेक्शन ऑन द रिवॉल्यूशन इन फ्रांस में उन्होंने बहुत प्यारी चीज़ लिखी है, और वही चीज़ को हम रेफरेंस में रख के ही लिखेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि एडमंड बर्के जो है अपने आप में कंजर्वेटिस्ट है, ठीक है, कंजर्वेटिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि मैं कंजर्वेटिस्ट हूँ, ठीक है। ये बाद में जाके हमको उनकी राइटिंग समझ में आता है कि भाई वो कंजर्वेटिव है, ठीक है। अब एक और चीज़ हम समझते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है अपनी बुक में। उन्होंने ये लिखा है कि उनको बड़ा अफ़सोस है, ठीक है, उनको बड़ा अफ़सोस है किस बात का, कि फ्रांस में जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ। मतलब वो चाहते थे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं हो, ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ पर हमको समझ में आ रही है। सेकेंडली हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि उन्हें लगता है कि कुछ चीज़ ऐसी चल रही थी जिसके कारण जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो कि नहीं होना चाहिए था। अगर आप आज के टाइम पे, अगर आप समझते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हैं, तो आपको ऐसा पढ़ाया जा रहा होगा, आप पढ़ते होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ लैंडमार्क, ठीक है, एक लैंडमार्क था इन द हिस्ट्री, इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, क्योंकि उससे नेचर ऑफ स्टेट जो है वो चेंज हो गया, और जो मॉडर्न डे स्टेट है वो उसका कहीं ना कहीं इमरजेंस का जो है एक बहुत बड़ा स्कोप चालू हो गया। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ अच्छी हुई थी, राइट, पीपल रिवॉल्टेड and they had fought for their rights, and it was something like that. बट इसमें एडमंड बर्के क्या बोलना चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल बात है। बुरके के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं आज बुरके के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। तो बुरके के अकॉर्डिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ द एंशिएंट रिजिम, जो पुराना रीति रिवाज चला आ रहा था, अगर आप उसको ख़त्म कर देते हो तो ये सबसे बड़ा एट्रोसिटी है इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। मतलब अगर कोई चीज़ पुरानी चली आ रही है तो अगर आप उसको ख़त्म कर दो, कोई रीति रिवाज हो गए, रिचुअल्स हो गए, या परंपराएं हो गई, या फिर जो एक्सिस्टिंग सिस्टम है, जो रिजाइम है, ठीक है, वो चली आ रही है, अगर आपने उसको ख़त्म कर दिया हिस्ट्री ऑफ, तो वो सबसे बड़ी, मतलब सबसे ख़राब चीज़ है अकॉर्डिंग टू बुरके। आपका इसके बारे में क्या सोचना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करके बताइएगा कि अगर सोसाइटी में कोई चीज़ चली आ रही है और वो चीज़ जो है गलत है, तो क्या उसके खिलाफ आवाज़ उठाना गलत है, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा। द आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म वॉज प्लेस डिफेंसिवली अगेंस्ट द चीटिंग चेंजिंग सोशल ऑर्डर 19th सेंचुरी। देखिए, 19th सेंचुरी एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टाइम है जहाँ पर बहुत सारे राइटर्स जो है इमर्ज होकर आए। आपने कार्ल मार्क्स पढ़ा है, आपने जो है हैगल्स पढ़ा है, फ्रेडरिक एंगल्स पढ़ा है, आपने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज इज कि 19th सेंचुरी एक ऐसा टाइम था जहाँ पर बहुत सारे राइटर्स, थिंकर्स, फिलोसोफर्स इमर्ज होकर आ रहे थे, ठीक है। और इस टाइम में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वर्ल्ड में चेंज भी हो रही थी, ठीक है। चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा तीसरा फेज क्यों ना हो, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म, मतलब एक तरीके से जो लोगों के अंदर एक आइडियोलॉजी थी कि नहीं भाई, हमें जो चलता आ रहा है हमें वही चीज़ चलने देनी है, चेंज नहीं करना है, वो चीज़ आइडिया जो है वो भी प्रिवेल हो रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा था, ठीक है। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि अ, हम जो है क्या कहते हैं, हाँ, यूके में जो कंजर्वेटिज्म का आइडिया होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जो चेंज है उसको चेंज टू प्रिजर्व, मतलब आप जो है क्या कहते हैं, जितनी भी चीज़ें चलते आ रही है उसको प्रिजर्व करके रखो, ठीक है। और अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, देखिए, यूरोप के अंदर आपको, जर्मन और इटली के अंदर जो है, देखिए, कंजर्वेटिज्म के भी हम टाइप पढ़ने वाले हैं, अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म होते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो कंजर्वेटिज्म क्या होते हैं कि कंजर्वेटिज्म में भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है, ठीक है, टाइम के साथ, क्योंकि कंजर्वेटिज्म क्या चाहते हैं, चेंज नहीं होना चाहते, लेकिन अगर उनको एज अ आइडियोलॉजी सर्वाइव करना है इन द मार्केट तो उनको चेंज होना ही पड़ेगा, ठीक है।
सेम विद मार्क्स। मार्क्स को आप जब देखोगे तो आपने जब उनकी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ोगे 1848 की, तब आपको कुछ और देखने को मिलेगा, तब आप बाद की जो राइटिंग्स पढ़ोगे आपको कुछ और देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। कोई भी राइटर, थिंकर, फिलोसोफर को अगर अपनी सोसाइटी में जगह बनानी है तो उसको सोसाइटी के साथ चेंज होकर उसके आइडियाज़ जो है इंस्पायर करने होंगे, ठीक है। तो अब समझ में आता है कि यूके के अंदर जो है कंजर्वेटिज्म जो आया वो कि किसके साथ आया, विलिंगनेस टू चेंज टू प्रिजर्व के साथ आया। अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म जो कि यूरोप के अंदर था 20th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, वो तब कब जाके चेंज हुआ, देखिए कितना लेट चेंज हुआ। जिससे आप समझ सकते हैं कि जर्मनी और इटली में जब वर्ल्ड वार 2 आ गया उसके बाद जो है कंजर्वेटिव पॉलिटिकल ग्रुप ने फाइनली जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियाज़ थे उसको एक्सेप्ट किया। आज आप देखोगे कॉमनली कि पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी है, आप बोल सकते हो। अल्दो पूरे वर्ल्ड में नहीं है लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो मेजॉरिटी जो है वो डेमोक्रेसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आइडिया था ये अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म का कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते थे डेमोक्रेसी को, लेकिन डेमोक्रेसी को लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। तो फाइनली कब एक्सेप्ट किया गया, सोच सकते हो आप कितना लेट जो है वो एक्सेप्ट किया गया। तो हम समझते हैं कि कंजर्वेटिज्म के अंदर क्या चीज़ होती है, कंजर्वेटिज्म को हम समझेंगे। और कंजर्वेटिज्म ये है कि कंजर्वेटिज्म आयरॉनिकली हम देखते हैं कंजर्वेटिज्म इज आइडियोलॉजी जो चाहती है कि जो एक्सिस्टिंग सिस्टम ऑफ सोसाइटी है उसको प्रिजर्व करे, उसको रिटेन करे, लेकिन हम देखेंगे आयरॉनिकली ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। ये आइडियोलॉजी जो है वो भी टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया था कि लिबरलिज्म के अंदर क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म की ब्रांचेस जो है वो रूट आउट होती है। नार्किज्म में भी जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रांचेस इमर्ज आउट होती है, ठीक है। वॉयलेंट पहले वाली ब्रांच होती है, फिर बाद में नॉन वॉयलेंट वाली ब्रांच हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है कंजर्वेटिज्म के अंदर भी जो है बहुत सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है। हम दो एग्जांपल लेने वाले हैं, मैंने आपको ऊपर बताया था रोनाल्ड रेगन जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और जो मार्गरेट थैचर है, मार्गरेट थैचर लैंडमार्क है क्योंकि ब्रिटेन जो है यूके यानी यूके के फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और लॉन्गेस्ट सर्विंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रही है इन द 20th सेंचुरी, ठीक है। तो 20th सेंचुरी की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ले लीजिए ऑफ ब्रिटेन। और साथ में जो है फर्स्ट फीमेल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है मार्गरेट थैचर। आपको इंटरेस्टिंगली जो है ये जो है मार्गरेट थैचर बिलोंग करती थी टू कंजर्वेटिव पार्टी, और जो रोनाल्ड रेगन बिलोंग करते थे टू द रिपब्लिक पार्टी इन द यूएस। तो ये यूएस के हैं और ये जो है यूके के हैं, ठीक है। तो दो आपको एग्जांपल्स दिख जाएंगे। और कंजर्वेटिज्म जो है वो भी जो है इवॉल्व हो रहा है थ्रू टाइम, ये हम समझने वाले हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि कंजर्वेटिज्म जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपने एक चीज़ पढ़ी होगी 12th क्लास में भी, कि कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी होती है जिसको डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो और समझना भी मुश्किल होता है, ठीक है। तो कंजर्वेटिज्म को समझना जो है, कंजर्वेटिज्म को ये अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में समझे कि वो क्या चीज़ को अपोज करता है, वो चीज़ समझना इजी हो जाता है। कंजर्वेटिज्म अपोज चेंजेस, ठीक है। लेकिन सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि कंजर्वेटिव जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, तो आपको डिफाइन करना होगा कंजर्वेटिज्म, ठीक है। और कंजर्वेटिज्म को क्या चाहते हैं वो लोग, मतलब कंजर्वेटिज्म को वो ऐसा कुछ नहीं सोचते कि कोई डिफाइंड आइडियोलॉजी है। कंजर्वेटिज्म को सोचते हैं एज अ स्टेट ऑफ माइंड, मतलब आपके दिमाग में कोई चीज़ चली आ रही है, ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाती है, तो वो चीज़ को वो जो है स्टेट ऑफ माइंड को जो है वो कंसीडर करते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। वो ये समझते नहीं है कोई पर्टिकुलर आइडियोलॉजी है। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया उठा लीजिए, अमेरिका उठा लीजिए, यूके उठा लीजिए, कोई भी कंट्री उठा लीजिए, वहाँ पर अगर आपको जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज देखने को मिलती है। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी आपको अलग दिखेगी, लिबरल की आइडियोलॉजी अलग दिखेगी। तो मतलब एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी भी डिफरेंट फॉर्म में प्रैक्टिस होती है डिफरेंट स्टेट्स में, ठीक है। एक आइडियोलॉजी जो है स्टेट वाइज जो है वो भी चेंज होते रहती है, ठीक है। ये मैं आपको एम्फोसाइज करना चाहती थी। लेकिन कुछ कोर टेनेंट्स जो होते हैं हम ये समझते हैं कि हम उसको आइडियोलॉजी कह रहे हैं, हम उसको एज अ आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम उसके आगे कंजर्वेटिज्म लगा रहे हैं, हम लिबरलिज्म लगा रहे हैं, तो हम हमेशा उसके क्या पढ़ेंगे, कोर टेनेंट्स पढ़ेंगे, मतलब कुछ बेसिक आइडियाज़ जो कि हर जगह जो है वो सेम रहेंगे। तो वो चीज़ें हम जो है पढ़ने वाले हैं कि बेसिक आइडियाज़ क्या होने वाले हैं कंजर्वेटिज्म के। अगर आप ये समझ जाते हैं तो अगर आपको कंजर्वेटिज्म के बारे में क्वेश्चन भी आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, और ये राइटिंग्स जो है हमें कहाँ से मिल रही है, हम किस रेफरेंस को यूज़ कर रहे हैं। आप एडमंड बर्की का जो आर्टिकल या फिर जो बुक है उसे आप मेंशन कीजिए, और ये कोर टेनेंट्स को जो है आप मेंशन ज़रूर कीजिए।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पर ट्रेडिशन यानी परंपरा। आपकी जो परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन जो है मेजर पिलर है। ये एक ऐसा पिलर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कंजर्वेटिज्म की जो दीवार है वो खड़ी है, ठीक है। और ये पिलर किसी भी बेस पे हो सकता है, ये रिलीजियस बेस हो सकता है, सोशल ऑर्डर हो सकता है, या फिर अथॉरिटी हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भूटान के अंदर आप ले लीजिए, वहाँ पर जो है लोग चाहते हैं कि हमारा जो क्या कहते हैं एक तरीके से चला आ रहा था मोनार्की के लिए जो हमारा फेथ था वो डिस्टर्ब ना हो। तो फॉर्म ऑफ अथॉरिटी जैसे कि मोनार्कियल ट्रेडिशन जो है वो अगर किसी का चला आ रहा है। सिमिलरली ब्रिटेन आप ले लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन कंजर्वेटिव क्यों है, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर एक परंपरा एक ट्रेडिशन रही है कि किंग या क्वीन रहेगा, ठीक है। और उनके लिए जो है उनके नेशनल एंथम में, उसकी नेशनल करेंसी में उनके लिए सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वीन और किंग, ठीक है। और वो उनके लिए उनसे एक आस्था उनकी जुड़ी हुई है, वो आस्था को वो ख़त्म नहीं करना चाहते, ठीक है। तो मोनार्कियल ट्रेडिशन क्यों ना हो, मतलब या तो वो रिलीजियस फॉर्म हो सकता है, या तो वो सोशल ऑर्डर हो सकता है, या फिर अथॉरिटी का फॉर्म हो सकता है। अगर आपके मन में उससे आस्था जुड़ी हुई है, अगर उसमें परंपरा जुड़ी हुई है, तो आप उसको चेंज नहीं करोगे। ये कंजर्वेटिव की जो है आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, ठीक है, कि ये तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती है। जैसे कि मेडिवल इंग्लिश सोसाइटी में हमको तीनों चीज़ें एक साथ देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर रिलीजन, सोशल ऑर्डर और फॉर्म ऑफ अथॉरिटी तीनों भी चीज़ें जो है एक साथ चल रही हैं, ओके। तो हम समझते हैं कि एडमंड बुर्के बताते हैं कि तीनों चीज़ें जो है वो एक साथ भी आ सकती है और तीनों चीज़ों को अलग अलग भी रखा जा सकता है। एडमंड बुर्के बताते हैं कि जब रिलीजन की बात की जाए, ठीक है, तो रिलीजन की बात की जाए तो वो बताते हैं कि सोसाइटी उस तरीके से चल रही है जिस तरीके से हमारा जो क्रिएटर है, ठीक है, हमारा जो ऑलमाइटी है, उसने जो है उसके जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी चल रही है। एडमंड बर्के का ये एक सोशल ऑर्डर के बारे में, सोसाइटी के बारे में जो है ये एक कॉन्सेप्शन है कि जो भी चीज़ें सोसाइटी में चल रही है ये लॉ ऑफ आर क्रिएटर है। मतलब क्या है इसका, समझ सकते हो आप? इसका मतलब ये है कि अगर आप सोसाइटी के ऑर्डर में कोई भी चेंज कर रहे हो, मतलब आप जो लॉ ऑफ क्रिएटर है उसको जो है चैलेंज कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर आप उसको अपोज कर रहे हो, राइट। मतलब जो सोसाइटी का जो फॉर्म चल रहा है उसको ऐसा माना जा रहा है कि बिल्कुल एब्सोल्यूट है, बिल्कुल जो है क्या कहते हैं क्रिएटेड बाय दी क्रिएटर है, और इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको चैलेंज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल लेजिटिमेट है, ठीक है। ये समझना आपको आना चाहिए, ये आइडियोलॉजी आपको पता होना चाहिए। और बुर्के के लिए सोसाइटी क्या है, हमारे लिए सोसाइटी क्या होती है? हमारे लिए सोसाइटी आज के ज़माने में हम देखते हैं कि सोसाइटी, हम बोलते हैं चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, राइट। तो हमारे लिए सोसाइटी कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग है, ठीक है। कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हमारे जो आइडियाज़, बिलीव, नोशंस वगैरह जो है वो चेंज होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे कुछ बेसिक्स जो होते हैं वो हमेशा से सेम है और चले ही आ रहे हैं और चलते ही रहते हैं। इन इंडियन ट्रेडिशन हमें जो है कुछ चीज़ें हम फॉलो करते हैं और वो चीज़ को हम जो है मानते हैं, पूरी विश्वास रखते हैं, पूरी बिलीव करते हैं, राइट। तो कुछ चीज़ें जो है हमारे बेसिक टैलेंट सेम रहते हैं, लेकिन बुर्के के लिए सोसाइटी क्या है वो हम समझेंगे। उनके लिए सोसाइटी एक रिलेशनशिप है, मतलब जो मर चुके हैं, जो डेड हो चुके हैं आपके पूर्वज, उनके बीच में जो जिंदा है यानी आप, और जो आपकी पीढ़ी आने वाली है उनके बीच में, तीनों के बीच में जो है एक रिलेशनशिप है बुर्के के लिए सोसाइटी। और जो है क्या कहते हैं ट्रेडिशन, ट्रेडिशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं परंपराओं के बारे में, तो परंपराओं के बारे में इनका कंजर्वेटिज्म का सोचना ये है कि परंपराएं जो होती हैं वो क्या होती है, खजाना होती है। पूरी तरीके से खजाना किस चीज़ का, विजडम का, नॉलेज का, ठीक है, ज्ञान का। तो वो खजाने को अगर आप छोड़ दोगे पास्ट में ही, और अगर आप वो आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे प्रेजेंट टाइम में, तो आप तो मिसगाइड हो जाओगे, ठीक है। और वो ये भी मानते हैं कि जो लॉजिक होता है जो इतना टाइम से चला आ रहा है, आपने एक चीज़ बहुत कॉमनली सुनी होगी कि इतने टाइम से जो चीज़ चली आ रही है तो क्या वो गलत है क्या, हमारे जो पूर्वज है वो गलत थे क्या, ठीक है। तो हमारे पूर्वज ने ये किया तो वो क्या गलत हो गया क्या, तुम उनको कुछ नया बता रहे हो, ऐसा चीज़ें होती है ना। तो लॉजिक ये होता है कि उनका लॉजिक, कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का ये होता है कि जो वैल्यूज जो कि इतने सालों से, इतनी सेंचुरी से सरवाइव कर रही है, वो इसलिए सरवाइव कर रही है क्योंकि उसने टेस्ट ऑफ टाइम, मतलब टेस्ट ऑफ टाइम को सरवाइव किया है, ठीक है। हर टाइम में उसने सरवाइव किया है, इसलिए वो चली आ रही है, इसलिए हमको यही आइडियोलॉजीज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इसलिए वो कोई भी चीज़ अगर उनको नहीं बताई जाए तो वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते, दे आर नॉट ओपन टू एक्सेप्ट, दे आर नॉट ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो उनका पुराना ट्रेडिशन चला आ रहा है उसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं चाहिए। आपकी इसके बारे में क्या राय है, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा।
तो यूके में मैंने आपको अभी समझाया कि जो मोनार्की एग्जिस्ट करती है उसका क्यों एग्जिस्ट करती है, उसका भी एक रीज़न है कि वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को एक सेंस ऑफ लॉयल्टी मिलती है उनको, कि हम जो है क्या कहते हैं देश से जुड़े हुए हैं। और ट्रेडिशन है ना, जो सोसाइटी परंपराएं चलती आ रही है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से बिलोंगिंगनेस देती है, एक आइडेंटिटी देती है कि आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हो। तो ये सब एलिमेंट्स किसके, कंजर्वेटिज्म के, कि आपको एक आइडेंटिटी चाहिए, आपको एक रूटेडनेस चाहिए, आपको बिलोंगिंग चाहिए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम। ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो आइडेंटिटी क्या कौन देगा आपको, वो सोसाइटी जो है, सोसाइटी में आपको ट्रेडिशंस देने वाले हैं। अब एक और बात करते हैं, तो एक ट्रेडिशन जो हो गया, एक बेसिक ट्रेडिशन जो हर जगह रहेगा वो रहेगा ट्रेडिशन। ट्रेडिशन मेन पिलर है ऑफ द कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी। अब सेकंड मेन पिलर की बात करते हैं, वो है ह्यूमन इम्परफेक्शन। कंजर्वेटिज्म ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो बिल्कुल ही इम्परफेक्ट है, मतलब वो लोग को कुछ आता जाता नहीं है। मतलब देखिए, अगर आप अपनी अपनी लाइफ को देखिए, तो आप जैसा आज सोचते हैं, ठीक है, आज आज से 10 साल पहले आप वैसा नहीं सोचते होंगे, ठीक है, उतना क्रिटिकली आप एनालाइज नहीं कर पाते होंगे चीज़ों को। आज से 15 साल पहले आप वो चीज़ नहीं सोचते होंगे, ठीक है। आज से 5 साल पहले आपका आइडियोलॉजी अलग होगी, आज आपकी आइडियोलॉजी अलग है, और आपके आने वाली ज़िंदगी में आपकी आइडियोलॉजी अलग होती है। तो ऐसा माना जाता है ट्रेडिशनल या फिर कंजर्वेटिज्म लोगों के इस द्वारा कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उनका मूड कभी भी चेंज हो जाता है, आज कुछ बोल रहे हैं कल कुछ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग जो है कंजर्वेटिव के अकॉर्डिंग जो होते हैं साइकोलॉजिकली लिमिटेड होते हैं, मतलब ये कि उनकी खुद की कोई, मतलब आप आज अगर आप आपकी कुछ सोच है, वो ज़रूरी नहीं है आपकी 20 साल बाद वही सोच रहे हैं, आपकी सोच इवॉल्व होगी, चेंज होगी, ठीक है। और वो डिपेंडेंट क्रिएचर्स होते हैं, मतलब आपकी सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है वो आपको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है, आप मानो या ना मानो, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या कहते हैं, डरते हैं, ठीक है। पहली बात तो वो डरते हैं कि वो क्या कहते हैं इंस्टेबिलिटी से डरते हैं, वो अकेलेपन से डरते हैं। आप कहीं ना कहीं डरते होंगे कि आपकी सोसाइटी से आपको आइसोलेट ना किया जाए, क्योंकि आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपके बिलोंगिंग, आपके फ्रेंड्स जो है आपको एक आइडेंटिटी देते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ ये होती है, ह्यूमन इम्परफेक्ट इसलिए होता है, ह्यूमन इम्परफेक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ह्यूमन वो चीज़ों को देखता है जो कि उसको पता है, और उसी के बेसिस पे कंक्लूजन निकालता है। और ह्यूमन कभी वो चीज़ देख ही नहीं पाता जो उसको नहीं पता है। तो सही बात है, आप वो चीज़ देख ही कैसे सकते हो जो आपको पता ही नहीं है। ओवर द टाइम बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व हुई जो हमें पहले नहीं पता थी, बाद में जाके पता चली, तब हमारी आइडियोलॉजी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव्स जो है वो सारी चीज़ें जो है ह्यूमन को पता होती है, उसके बेसिस पे ही वो कंक्लूजन निकालता है, ठीक है। और साथ साथ जो है वो क्या चाहता है, हम क्या सोचते हैं, बचपन में हमारी जो आइडियोलॉजी होती है डिफरेंट होती है, हम सोचते हैं कि कितना अच्छा होता, एक आइडियल वर्ल्ड होता, हम फेरी टेल के बारे में सोचते हैं, हम यूटोपिया के बारे में सोचते हैं, राइट। लेकिन वो चाहते हैं, वो क्या डिज़ायर करते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या डिज़ायर करते हैं कि उनको एक ऐसा सोशल ऑर्डर मिले जहाँ पर उन्हें स्टेबिलिटी मिले, ठीक है। इसलिए वो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर्स को ढूंढने जाते हैं। जैसे कि अब मार्क्स ने अपने आइडियाज़ लिखे, हैगल्स ने अपने आइडियाज़ लिखे, एंजल्स ने अपने आइडियाज़ लिखे। हम क्यों उनके आइडियाज़ को रेफ़र करते हैं, राइट। तो हम उनके आइडियाज़ को इसलिए रेफ़र करते हैं क्योंकि हम खुद तलाश में हैं कि हम चाहते हैं कि ऐसा परफेक्ट सोशल पॉलिटिकल ऑर्डर एग्जिस्ट करे, ठीक है। लेकिन कंजर्वेटिव्स की जो है वो क्या बिलीव करते हैं, कंजर्वेटिव्स जो है वो हॉबेशियन व्यू, यानी आपको मैंने पहले हॉब्स के व्यूज़ बताए थे। हॉब्स के व्यूज़ क्या होते हैं कि ह्यूमन बीइंग एक सेल्फिश एनिमल है, ठीक है, और ग्रीडी एनिमल है, क्रूकेड है, बहुत बुराई करते हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में हॉब्स, ठीक है। तो हॉब्स का कहना ये है कि ह्यूमन नेचर जो है वो ऐसा है कि क्रूकेड है, वो खुद के बारे में सोचते रहेगा, ठीक है। तो आप एक ऐसा सोशल ऑर्डर चाहोगे जिसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट रहे। कभी भी आप ऐसा सोशल ऑर्डर नहीं चाहोगे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट ना मिले और किसी और को मिले, राइट। तो ह्यूमन बींग्स हमेशा यही चाहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो है खुद के बारे में पहले सोचते हैं, बाकी बाद में सोचते हैं। वो तो एक ऑब्वियस सी चीज़ है कि आप खुद के बारे में पहले सोचोगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव मतलब ये बोलना चाहते हैं कि ह्यूमन एक तो इम्परफेक्ट है, ह्यूमन को है ना कहते पता नहीं है, ऊपर से ह्यूमन सेल्फिश है, ऊपर से ह्यूमन इनसिक्योर है, ठीक है। इतनी सारी गलतियां हैं, तो ह्यूमन बीइंग क्या सोचता है कि भैया तुम है ना क्या कहते हैं नई नई आइडियोलॉजीज बनाओगे और नई नई तरीके से सोसाइटी जो है चलाओगे, तो कहीं ना कहीं केओस जो है सोसाइटी में हो जाएगा। और जो एंशियंट सोसाइटी हमारी चली आ रही है, उतनी रीति रिवाजों को, उन परंपराओं को आप जो है चैलेंज करोगे, चेंज करोगे, आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। आपने भी सुना होगा, ऐसे अक्सर जो है कुछ लोग आपको बोलते होंगे कि हमने क्या कहते हैं बाल जो है क्या कहते हैं धूप में नहीं सफ़ेद किए।
मतलब मैं ये नहीं कहना चाहती, व्हाट आई मीन टू एम्फसाइज इज कि ऑफ कोर्स ये बात है कि आपके जो पेरेंट्स, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स आपको कहते हैं वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर नॉलेज होता है। लेकिन कहीं कहीं पर अगर आप जाते हो, आपको कुछ विलेजेस में और कुछ जगह पे आपको ऐसे कुछ एंशियंट थॉट्स दिखेंगे जो आपको शायद पसंद ना आए। तो वो चीज़ें आपको जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और फिर आप सोचोगे कि ये इतने एंशियंट तरीके से क्यों ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन वो आइडियोलॉजी जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं और उसमें वो चेंज नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्परफेक्ट है, और अभी आप नई नई जनरेशन आए हो, आप हमको सिखाओगे क्या। ऐसी वाली चीज़ें जो होती है कि आप जो है क्या कहते हैं न्यू जनरेशन हो, और आप जो है क्या कहते हैं हमें सिखाओगे, हमें बताओगे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो वो जो है क्या कहते हैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहते। तो ह्यूमन बीइंग जो है इसके मतलब ये कहना चाहते हैं कि क्राइम इसलिए होता है सोसाइटी में क्योंकि ह्यूमन जो नेचर होता है वो क्राइम करता है। और ह्यूमन बीइंग जो है क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग को रेगुलेट करने के लिए ऑर्डर की ज़रूरत होती है। और ह्यूमन बीइंग जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट है, सेल्फिश है। तो जैसे कि हॉब्स बताते हैं कि स्टेट जो है वो नेसेसरी है, वैसे ये भी बताते हैं कि एक तरीके का स्टेट या फिर जो भी सिस्टम चला आ रहा है रेगुलेट करने के लिए, चाहे वो मोनार्की क्यों ना हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो है इंसान की जो लिबर्टी रहे वो कंट्रोल रहे। ये एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात नहीं कर रहे, कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि जो सिस्टम चला आ रहा है उसको चलने दिया जाए, ठीक है। ह्यूमन बीइंग की पावर जो होती है इंटेलेक्चुअल पावर्स, आप सोचते हो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप किसी और से मिलते हो कंपटीशन में, आपको लगता है यार ये कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है, आप इतने लोगों से मिलते जाते हो, फिर आपको ऐसा लगता है यार मैं कितना कम इंटेलिजेंट हूँ। तो इंटेलेक्चुअल पावर्स जो है वो डिफ़र करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, और वो लिमिटेड होती है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ आता है, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल पावर्स हमेशा लिमिटेड रहेगी। कंजर्वेटिव्स के लिए वर्ल्ड जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कंजर्वेटिव सोचते हैं कि भैया तुम्हारी बस की बात नहीं है कि तुम सोचोगे कि भैया तुमने 4 किताबें पढ़ ली और तुम है ना क्या कहते हैं पूरी दुनिया जान लोगे। ऐसा नहीं होता है। दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी आसान नहीं है दुनिया, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स के लिए इतनी दुनिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ह्यूमन बींग्स जो है वो समझ नहीं सकते दुनिया को, इसलिए रूल नहीं कर पाएंगे। और नया नया ऑर्डर लाएंगे तो क्या कहते हैं क्या होगा, पूरी तरीके से जो एंशियंट चीज़ें वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो वो नहीं चाहते कि नया नया सिस्टम आए, ठीक है। दे आर वेरी वेरी स्ट्रांगली रेजिस्टेड टू द चेंज इन द सोसाइटी, ठीक है। आपको समझ में आ गया कि ये वो चाहते हैं कि जो सोसाइटी में रीति रिवाज ट्रेडिशन चला आ रहा है वो चलता आए, और उनके उनके खुद के आइडियोलॉजीज हैं, उनके खुद के बेसिक्स हैं। देखिए जब भी आप कोई पर्सन से मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती है, और वो लोग जो है क्या कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी भी कुछ चीज़ों पे बेस्ड होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होती कि वो इरेशनल होती है। वो उनको चीज़ सही लगती है इसलिए वो चीज़ वो लोग फॉलो करते हैं, आपको जो चीज़ सही लगती है आप फॉलो करते हो, राइट। तो जो चीज़ आपको सही लगे आप फॉलो करते हो, तो इससे कहीं ना कहीं जो है आपको देखने को मिलेगा आज के जनरेशन में जनरेशन गैप हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंट आइडियोलॉजीज होने के कारण कहीं ना कहीं जो है एक तरीके से गैप और डिफरेंसेस आने लग गए हैं। तो वो हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन नहीं है, लेकिन हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन ये है कि कंजर्वेटिव्स चाहते हैं कि आइडियाज़ जो है वो हमेशा से क्या रहे, कुछ ऐसी चीज़ में बने रहे, आइडियाज़ हमेशा ऐसी चीज़ में बने रहे जो कि जानी पहचानी चीज़ है। और वो जानी पहचानी चीज़ क्या है, ट्रेडिशन है। तो हमेशा से आप सोचोगे कि हर बार नए नए आइडियाज़ लेकर आओ, नए नए आइडियाज़ लेकर आओ, तो आप तो फिर इवॉल्व भी होते रहोगे ना। आपको कुछ एंकर चाहिए, ठीक है, आप किसी से बंधे रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि कुछ स्टेबिलिटी रहे, ठीक है। तो उनके लिए वो स्टेबिलिटी क्या है, उनके लिए उनकी स्टेबिलिटी है ट्रेडिशंस, रीति रिवाज, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। दो बेसिक टेलेंट्स हम समझ चुके हैं, एक तो हमने समझ लिया कि ह्यूमन बीइंग इम्परफेक्ट होते हैं, एक हमने समझ लिया कि ट्रेडिशन को मानना है, ठीक है। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक सोसाइटी के बारे में। तो ऑर्गेनिक सोसाइटी यानी ये बताते हैं कि ह्यूमन बीइंग, इनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग सेपरेटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ह्यूमन बीइंग को सोसाइटी चाहिए। देखिए आप अगर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हो ये चीज़, तो कि सोसाइटी में आपका रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, ये वो, एजुकेशन एक्सेट्रा, स्कूल, टीचर्स एक्सेट्रा। तो सोसाइटी मतलब ह्यूमन तो है सोशल पॉलिटिकल एनिमल, तो उनके अकॉर्डिंग जो होता है ह्यूमन बीइंग जो है वो एक तो किस तरीके वो बिलीव करते हैं ऑर्गेनिसिज्म पे। ऑर्गेनिसिज्म क्या होता है, देखिए आप मान लीजिए कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक एनिमल है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंसान है, ठीक है। और जितने भी ह्यूमंस हैं वो सब उसके पार्ट है, बोलते हैं ना, कोई हैंड्स है, कोई
आइज़ है कोई, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि पूरे ह्यूमन्स जो है वो एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट है। अगर कोई भी ह्यूमन जो है, कोई भी पार्ट अगर काम नहीं कर रहा है तो पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट होगी। आपका कोई भी बॉडी का एक पार्ट भी अगर आपका बॉडी का काम नहीं करे या प्रॉपर्ली काम नहीं करे, तो पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट होने वाला है। तो ये कंज़र्वेटिज़्म का मानना है कि अगर सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से एक ऑर्गेनिज़्म है और पूरी सोसाइटी जो है एक साथ काम करती है, और अगर पूरी सोसाइटी जो है और ये अगर काम नहीं करे या फिर नहीं कर पाए, तो क्या कहते हैं, कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो हर तरीके के ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको इफ़ेक्ट होने वाला है। तो और ये भी मानना है इनका कि सोसाइटी ही जो है क्या करती है, ह्यूमन की ज़िंदगी को कोई मतलब देती है। ह्यूमन लाइफ़ को मीनिंग देने का काम कौन करती है? सोसाइटी का काम करती है। और मैंने पहले भी बताया कि उनका मानना ये है कि ह्यूमन बीइंग तो इतने इनसिक्योर होते हैं, वो सोचते खुद के बारे में है, ठीक है, सेल्फिश होते हैं, लेकिन वो लोग विदाउट सोसाइटी सस्टेन नहीं कर सकते। और ये बात सही भी है कि आप विदाउट सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप सोसाइटी में नहीं रहोगे तो आपको जो है क्या कहते हैं, आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं पता चलेगी, ठीक है। लेकिन कि कोई भी सोसाइटी में इसलिए एग्जिस्ट करना है क्योंकि आप उस टाइम आप जो है अपनी इमोशनल सिक्योरिटी के इमोशनल इनसिक्योरिटी के ऊपर नहीं उठ पा रहे हो और आप उस सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हो, अल्दो उसमें गलत चीज़ें हो रही है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना। देखिए, फ्रीडम और देखिए जैसे कि एनार्किस्ट होते हैं, जो क्लासिकल लिबरल्स होते हैं, जो सोचते हैं कि इंडिविजुअल इज़ फ्री, ठीक है, इंडिविजुअल जो है पूरी तरीके से फ्री है। लेकिन उसी की तरह मतलब अनलाइक देम, उनकी तरह नहीं और ये क्या सोचते हैं कंजर्वेटिव्स ये सोचते हैं कि फ्रीडम तभी मिलेगी जब इंसान खुद की जो है क्या कहते हैं, काम करेगा, वंस ड्यूटी करेगा, मतलब जो इंसान जो है जिसको जो काम दिया गया है वो काम करेगा, ठीक है। आप इंडिया में देख लीजिए, जो वर्ना सिस्टम चला आ रहा था वो कहीं ना कहीं कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी में बेस्ड था कि ये इंसान ये काम करेगा, वो इंसान वो काम करेगा, वो तभी सोसाइटी का ऑर्डर चलेगा, ठीक है। आप फ्यूडल सिस्टम देख लीजिए, वो इस बेसिस पे चला आ रहा था, स्लेव सिस्टम देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इस बेसिस पे चलती है कि आपको जो चला आ रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है, और हर इंसान जो है अपनी ड्यूटी निभाएगा तो हो जाएगा, ठीक है। और साथ साथ जो है सोसाइटी जो है वो क्या करती है, सोसाइटी जो होती है स्ट्रक्चर्स और इंस्टीट्यूशंस देती है, और है ना क्या कहते हैं उसको, है ना क्या कहते हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो ये क्या कौन कहना चाहता है, कंजर्वेटिव्स कहना चाहते हैं, ठीक है। और ये हम कौन से सोर्स से पढ़ रहे हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, एडमंड बुर्की की बुक रिफ्लेक्शन ऑन द फ्रेंच एबॉलिशन, ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं हायरकरी और अथॉरिटी की। तो कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि हायरकरी मतलब देखिए, आपने एक चीज़ समझा होगा, हायरकी, हायरकी जो होती है इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ पावर, ये एक मतलब आप सोचते हो कि भैया आप पूरी तरीके से इक्वालिटी आ जाए, जो कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी है, जो मार्क्सिज्म की आइडियोलॉजी है, कि इस पूरी तरीके से सोसाइटी में जो सोशलिज्म की आइडियोलॉजी है कि पूरी तरीके से इक्वालिटी आ जाए मार्केट में, और कोई भी मतलब क्या कहते हैं नुकसान ना हो, कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो। आप अगर एक उटोपिया स्टेट इमेजिन करते हो तो आप सोचते होंगे कि सब लोग इक्वल रहे। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिव ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप भैया इकोनॉमिक इक्वालिटी, पावर में इक्वालिटी ला लोगे, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो वो सब बताते हैं कि देखिए, अगर सब इक्वल हो जाएंगे तो फिर मतलब देखिए कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई ना कोई जो है अबोव से होना चाहिए जो आपको रेगुलेट करे, ठीक है। और उनके लिए ये चीज़ गलत भी नहीं है, उनके लिए ये चीज़ गलत भी नहीं है। वो सोचते हैं कि अगर आपको कोई ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, अथॉरिटी फ्रॉम अबोव, अगर उनको आपको ऊपर से कोई कंट्रोल कर रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है। इससे जो है सोसाइटी का जो है सोशल ऑर्डर बना हुआ रहता है, ठीक है। आज भी आप विलेजेस में जाओ तो आपको जो है क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें सी दिखेगी कि कुछ चीज़ें चली आ रही हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि अब वो चीज़ सिस्टम इतने बन गए हैं कि उसको चेंज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि अगर आप सोशल इक्वलिटी की बात करते हो तो ऐसा होता नहीं है भैया कि सोशल इक्वालिटी आएगी। तो अब ये चीज़ जो है लिबरलिज्म और कंजर्वेटिज्म की सेम हो गई। कैसे? देखिए, लिबरलिज्म भी किस पे फोकस करते हैं, फ्री मार्केट पे फोकस करते हैं, ठीक है। लिबरलिज्म क्या बोलते हैं कि भैया मार्केट खुला रखो, जिसको जितना कमाना है कमाने दो, सबको फ्री कर दो। कंजर्वेटिज्म भी क्या कह रहे हैं कि आप इक्वालिटी लाने की कोशिश मत करो, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी मत अबॉलिश करो। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ नहीं बल्कि साइड में है। लिबरलिज्म भी जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहता था,
और कंजर्वेटिज्म भी प्राइवेट प्रॉपर्टी फोकस करते हैं, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे फोकस नहीं करते। वो चाहते हैं कि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी का सिस्टम चला आ रहा है तो उसको चलने दीजिए, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए कि कम्युनिज्म में आप पूरी तरीके से स्टैब्लिश जो है ख़त्म कर दोगे, अबॉलिश कर दोगे, ऐसा मत करो, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर चला आ रहा है, अगर उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को रहने दो, ठीक है। और वो बोलना चाहते हैं लिबरल्स जो है, लिबरल्स जो है वो क्या देखते हैं कि जितने भी लोगों के अंदर टैलेंट्स है, ठीक है, उन सबको जो है क्या कहते हैं, जितने भी टैलेंट्स वगैरह है लोगों के अंदर, तो वो क्या कहते हैं उसको है ना, क्या कहते हैं, देख के जो है इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करना चाहिए। मतलब लिबरल्स जो है वो मेरिटोक्रेसी पे ज़्यादा बिलीव करते हैं कि जो इंटेलिजेंट पर्सन रहेगा वो रूल करेगा। मतलब अपने टैलेंट के बेसिस पे आप स्ट्रगल करोगे ना, आपको कोई ऐसा नहीं है कि आपको हर चीज़ रेडीमेड करके दे देगा। ये लिबरल्स की आइडियोलॉजी होती है। लेकिन कंजर्वेटिव क्या सोचते हैं कि भैया देखिए, कुछ लोग काम करने वाले रहेंगे, कुछ वर्कर्स रहेंगे, कुछ मास्टर्स रहेंगे, तो वो चीज़ अच्छी रहेगी ताकि सोसाइटी में रूल्स एंड रेगुलेशन बने रहें, ठीक है। और एक और चीज़ ये है कि कंजर्वेटिव सोचते हैं कि सोसाइटी के फंक्शन होने के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है कि देखिए, आप अगर कोई, आप किसी के वहाँ काम कर रहे हैं, वो किसी और के वहाँ काम कर रहा है, वो फिर किसी और के वहाँ काम कर रहा है, ठीक है। एक हायरार्की बनी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक सोसाइटी में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। कंजर्वेटिव जो है वो क्या चाहते हैं कि कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि हाँ भाई, कुछ लोग को लीड करना चाहिए, कुछ को फॉलो करना चाहिए। आप बोलोगे सभी लीड करेंगे, ठीक है। अगर आप इमेजिन करो, मैंने आपको पहले एक बार बताया था, टास्क दिया था, आप इमेजिन करो कि अगर एक सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हो जाते हैं कम्युनिज्म की तरह, तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं उसके, ठीक है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। तो कंजर्वेटिव्स के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को लीड करना चाहिए और कुछ लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों को कंट्रोल करना चाहिए, कुछ लोगों को काम करना चाहिए। और वो ये भी मानते हैं कि कुछ लोग बाहर जाएंगे कमाने के लिए और कुछ जो है घर पे बैठे बैठे बच्चे बड़े करेंगे, ठीक है। वुमेन को क्या कहते हैं, घर पे बैठे बैठे दे शुड रेज द चिल्ड्रन, ठीक है। इस तरीके की आइडियोलॉजीज होती है। और ये भी मानते हैं कि सोसाइटी में हर एक की जो है जगह बनी हुई है, नेचुरल प्लेस है और फंक्शन है। अगर आप उसको चैलेंज करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी होती है किसकी, कंजर्वेटिव्स की। तो कंजर्वेटिव फोकस करते हैं कि अथॉरिटी, कंजर्वेटिव फोकस करते हैं नेचुरल हायरकरी, मतलब नेचुरल जो हायरकरी है आप उस पर मतलब ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है। कंजर्वेटिव्स क्या देखते हैं, पावर जो है, पावर जो आपको दी गई है वो नेचुरल एंटिटी है, ठीक है। और वो ये भी सोचते हैं कि सोसाइटी, मैंने आपको बताया है कि जो अबो से आती है, जो पावर फ्रॉम अबो या अथॉरिटी फ्रॉम अबो, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है। और एक और चीज़, लेकिन लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स में एक बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है। वो किस में आता है, देखिए, लिबरल्स जो है वो डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो प्रजा है, जो सब्जेक्ट है, उसको, आप जिसको रूल करने वाले हो, आप उसकी परमिशन लेते हो ना कि आप किससे रूल होना चाहते हो। आप ये पार्टी चाहते हो, आप ये पार्टी चाहते हो, आप इसको लीडर बनाना चाहते हो, यू टेक परमिशन फ्रॉम देम। बट कंजर्वेटिव्स किस में बिलीव करते हैं, मोनार्की में। नॉट नेसेसरीली मोनार्की में, ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मोनार्की में बिलीव करते हैं, बट जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर चला आ रहा है उस पर बिलीव करते हैं। और वो ये नहीं मानते कि भैया जो लोगों को आपको रूल करना है उससे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देम। क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई उनको खुद को अपनी नॉलेज नहीं पता, उनको खुद को नॉलेज नहीं है, ह्यूमन बींग्स को कुछ को पता नहीं है कि किसको वोट करना है। तो आप कैसे उनको क्या कहते हैं, आप रूल करने दे सकते हो, आप कैसे चूज़ करने दे सकते हो। उनको खुद को पता नहीं है, वो इम्परफेक्ट है और वो मीनिंगलेस होगा। क्योंकि अथॉरिटी कि आप है ना, क्या कहते हैं, जो इंसान अथॉरिटी बना हुआ है, राजा जो है, प्रजा के साथ डिस्कस करके डिसीजन ले, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जिनके पास ना खुद की नॉलेज है ना एक्सपीरियंस है कि वो डिसीजन ले सके। तो ये बिल्कुल बेकार की बात हो गई। तो वो बोलते हैं कंजर्वेटिज्म कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ऊपर से अथॉरिटी आपको हो, कोई रूल करे तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे क्या होगा कि सोसाइटल स्टेबिलिटी आएगी। देखिए, अगर आप आज के कॉन्टेक्स्ट में आप प्रोस भी देखते चलिए, कॉन्स भी देखते चलिए। अगर आप आज के टाइम पे देखते हैं, आप कोई भी कंट्री ले लीजिए, आप चाइना ले लीजिए, और तो कोई भी कंट्री ले लीजिए, मैं चाइना कंजर्वेटिव है ऐसा नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप कोई भी कंट्री ले लीजिए जहाँ पर जो है क्या कहते हैं डेमोक्रेसी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। और जहाँ पर गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिंजेंट होती है, वहाँ पर लोग कितने खुश हैं या लोग की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी अच्छी है, वो आप नहीं पता कर सकते, ठीक है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो आप नहीं पता कर सकते। लेकिन एक चीज़ आपने ज़रूर देखी होगी कि वहाँ पर जो है केओस आपको कम दिखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी लिमिटेड है। आपके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, आप धरने नहीं लगा सकते, आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है।
और वहाँ पर जो है क्या कहते हैं आपको एक पर्टिकुलर रूल असाइन है तो आपको वो काम करना ही है। तो वहाँ पर आपको सोसाइटी में प्रोग्रेस ज़्यादा दिखेगी, प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स आई एम टेलिंग यू, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशन, इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो आप क्या कीजिए कि डिफरेंट नेशन को स्टडी कीजिए। इसको पर्टिकुलरली स्टडी करने के लिए आपको आइडियोलॉजी स्टडी करने के लिए सिर्फ आइडियोलॉजी स्टडी करोगे तो नहीं समझ में आएगी। आपको एक पर्टिकुलर स्टेट लेना है इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, आपको समझना है कि वो कौन सी आइडियोलॉजी फॉलो करता है, करता था, और उससे उसके ऊपर क्या नेगेटिव और पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस आते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी अच्छी है, मैं बस ये बता रही हूँ कि अगर आप केस स्टडी करोगे कोई पर्टिकुलर नेशन स्टेट को लेकर तो आपको समझ में आएगा कि इसके प्रोस और कॉन्स क्या होते हैं। तो जैसे कि कंजर्वेटिव्स बोलते हैं कि भैया ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको कोई ऊपर से है ना क्या कहते हैं वो करे, और साथ साथ क्लियर अथॉरिटी होने से डिसिप्लिन बढ़ता है। अब देखिए ये बात तो है कि डिसिप्लिन तो होगा। देखिए अगर आपके घर में अ, होता है ना, किसी किसी के घर में एक पर्टिकुलर सेंट्रल अथॉरिटी होती है कि हाँ भाई इसका ही डिसीजन चलेगा, ठीक है, तो वो घर में थोड़ा डिसिप्लिन ज़्यादा होता है, ठीक है, पर्टिकुलर डिसीजन इसका चलेगा, सब लोग उसके डिसीजन मानते हैं और डिसिप्लिन होता है घर में एक तरीके से। और कुछ घरों में ऐसा होता है कि सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, ठीक है, डेमोक्रेसी होती है एक तरीके से घर में कि सब लोग अपना अपना राय दे रहे हैं, छोटे से लेकर हर इंसान बड़े तक के अपना अपना राय दे रहे हैं, और फिर डिस्कशन होकर जो है डेलिब्रेशन हो रहे हैं, भाई सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट तरीके से जो है डिफरेंट तरीके की चीज़ों से डिफरेंट तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो वही कंजर्वेटिव्स ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जो है क्या कहते हैं क्लियर अथॉरिटी रखोगे तो डिसिप्लिन बढ़ जाएगा। और कंजर्वेटिव इसलिए ही बोलते हैं कि कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं कि बिल्कुल भी जो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव्स होते हैं, हम अभी टाइप पढ़ने वाले कंजर्वेटिव्स के, तो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव्स तो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल अथॉरिटी जो भी है वो एब्सोल्यूट है, बिल्कुल एब्सोल्यूट, मतलब राजा ने कुछ बोल दिया मतलब बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं मानना है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है मानते ही नहीं है कि भैया ये गलत हो सकता है, आप उसको चैलेंज कर सकते हो। आप आज देखोगे कि इंडिया में या फिर जहाँ भी डेमोक्रेसी है वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि लोग जो है अपना कंसेंट भी दिखाते हैं, अपना जो है नाराज़गी भी दिखाते हैं, रिसेंटमेंट भी दिखाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट। गवर्नमेंट जो को वोट करके चूज़ किया जाता है, अगर पसंद आई तो ठीक है, अगली बार चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत लिमिटेड है वहाँ पर आपको इस सब की चीज़ें नहीं दिखेगी। तो उसके दोनों के चीज़ों के प्रोस और कॉन्स है, मैंने आपको अभी बताया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि कंजर्वेटिज्म क्या चाहता है, कंजर्वेटिस्ट क्या चाहते हैं। एक तो वो चाहते हैं कि एक तो जो है क्या कहते हैं हायरार्की रहना चाहिए, अथॉरिटी रहना चाहिए, ठीक है। और एक तो वो चाहते हैं कि ह्यूमन जो है एक सोसाइटी का पार्ट है, उसको जो काम दिया गया है वही काम उसको करना चाहिए। ह्यूमन इम्परफेक्ट होता है, इसलिए उसको खुद को डिसाइड करने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। और ट्रेडिशंस जो है वो क्या कहते हैं, ट्रेडिशंस जो है वो मेजर पिलर है, उसके बेसिस पे चीज़ें चलती आनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा से चली आ रही है। तो अभी आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी के बारे में कि प्रॉपर्टी के बारे में क्या विचार है अबाउट कंजर्वेटिज्म, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी के बारे में कंजर्वेटिव्स का ये मानना है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए। जैसे कि लिबरल्स बोलते हैं ना कि नेचुरल राइट होता है ह्यूमन का लाइफ और प्रॉपर्टी का, तो वो आपसे नहीं छीन सकते, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स भी यही मानते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि आपको पता है ना आपकी आज भी ये चीज़ चली आ रही है, और आज भी आप इंडियन सोसाइटी देख लीजिए तो ये चीज़ आपकी है कि आपने कितनी प्रॉपर्टी बनाई आपकी ज़िंदगी भर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत वैल्यू रखता है कि भैया मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, ये है वो है। तो बेसिकली एक इंसान जो है उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है, उसके मेरिट के अकॉर्डिंग जो है, जितना वो काम करता है ज़िंदगी भर और जितनी एबिलिटीज़ को यूज़ करता है उतना वो प्रॉपर्टी उतना पैसा बनाता है, ठीक है। तो अगर आप उसको रोक दोगे कि नहीं भाई तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी वैपर्टी नहीं है, देखिए ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है आप समझिए। ये 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी की बात हो रही है। इस टाइम पे जो है क्या होता है कि पर्टिकुलरली 19th सेंचुरी में ज़्यादा बात हो रही है। इस टाइम पे ये होता है कि प्रॉपर्टी इज़ अ मीन्स ऑफ सेविंग योर वेल्थ और इन्वेस्टमेंट ऑफ योर वेल्थ। आप जब प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी सुनते हो आप सोचते हो कि यार प्रॉपर्टी में ऐसा क्या है, ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी में ही सब कुछ है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। आज के टाइम पे आप देख लीजिए म्यूचुअल फंड है, फंड एफडी है, स्टॉक मार्केट है, एनएससी बीएससी सब कुछ है आपके पास, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, देवर नो स्ट्रक्चर्स।
तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी इट वाज अ मीन्स कि आप अपना वेल्थ जो है, उस टाइम पे बैंक्स नहीं हुआ करते थे, आपके पास अगर आपको स्टोरेज करना है, इफ़ यू वांट टू स्टोर समथिंग समवेयर एंड यू वांट दैट इट्स वैल्यू शुड इंक्रीज ओवर टाइम, देन द बेस्ट थिंग वाज टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। एंड दैट इज़ द रीज़न आपको देखने को मिलेगा, आपके भी घर में हो सकता है पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपको देखने को मिलेगा कि दे आर वेरी कीन इन इंटरेस्टिंग एंड बाइंग अ प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू stock market, mutual fund and all these things. They are not interested and don't even know about it, ठीक है। उनको ये है कि भैया 5 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी थी, 10 लाख में बिक गई, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम। सो व्हाट आई वांट टू टेल हियर इज कि प्रॉपर्टी इज नॉट ओनली प्रॉपर्टी। आप इसको इस एंगल से मत देखिए। प्रॉपर्टी एक आप देखिए कि प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी इज अ मीन्स, प्रॉपर्टी इज अ मीन्स टू स्टोर योर वेल्थ। Property is a means to invest your wealth. Property is a means of concentration of wealth. और प्रॉपर्टी जैसे कि एक बहुत ही प्यारी बात बोलती थी, प्रॉपर्टी इज थेफ्ट, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी इज थेफ्ट मतलब उस टाइम पे प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि प्रॉपर्टी इज थेफ्ट मतलब ये कि भैया प्रॉपर्टी जो है वो आप जो है प्रॉपर्टी की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है, मतलब प्रॉपर्टी इज द इविल। प्रॉपर्टी से ही कहीं ना कहीं जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा है। आप अपनी वेल्थ जो है, आपकी जो पूंजी है वो आप जमा कर रहे हो, ठीक है। अब जमा क्या करोगे, आपके घर में भर के नहीं रखोगे, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे। तो आप देखिए अर्लियर टाइम में करेंसी का कोई रेगुलेटेड फॉर्म भी नहीं हुआ करता था, ठीक है, बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो प्रॉपर्टी वाज अ मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। मतलब अगर आपको भर भर के रखना है प्रॉपर्टी, तो आप मतलब वेल्थ भर भर के रख रहे हो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी जो है एज अ मीन्स ऑफ इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी, तो ये बिल्कुल गलत बात हो गई। किसके लिए गलत बात हो गई? जो सोशलिज्म में बिलीव करता है, जो कम्युनिज्म में बिलीव करता है, जो मार्क्सिज्म में बिलीव करता है, जो इक्वालिटी में बिलीव करता है, वो क्या सोचेगा कि भैया कम प्रॉपर्टी तो फिर गलत बात हो गई, प्रॉपर्टी से तो इनक्वालिटीज आ रही है, प्रॉपर्टी से हायर करी आ रही है। लेकिन आप आज के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि आज भी प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रिवेल करती है। आप देखिए, ठीक है, आप इंडिया में देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मेंशन मिलता है कि इक्वालिटी मिलेगी, ठीक है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक इक्वालिटी। लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं हम लोग के इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। और 90% आप देख लीजिए देशों में प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी का होना बहुत ज़रूरी भी माना गया है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इनक्वालिटी आ जाती है। आज के ज़माने में आप चलो प्रॉपर्टी में नहीं भी इन्वेस्ट करो, तो आपके पास बहुत सारी जगह है इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शेयर मार्केट एंड ऑल। पहले के ज़माने में आपके पास नहीं था इतना सब कुछ इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो प्रॉपर्टी वॉज अ मीन्स ऑफ ग्रोइंग लार्जर इनइक्वालिटीज बिटवीन द पीपल। किसी के पास पूरे के पूरे एकड़ एकड़ भर के ज़मीनें हैं और किसी के पास जो है रहने के लिए जो है एक घर जितनी भी ज़मीन नहीं है। तो लेकिन कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते हैं कि प्रॉपर्टी होने के बहुत फ़ायदे हैं। एक इंसान जो है ज़िंदगी भर काम इसलिए करता है ना कि ताकि वो पूरा वेल्थ जो है जमा कर सके। अगर उसको इंसेंटिव ही खत्म हो जाएगा काम करने के लिए, तो वो काम करेगा क्यों? ही इज एबल टू पुट हिज एबिलिटी टू वर्क एंड टू अर्न मनी, क्योंकि वो क्या चाहता है, प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, ठीक है। और कंजर्वेटिव्स ये भी बोलते हैं कि प्रॉपर्टी ओनरशिप के सोशल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसा कंजर्वेटिव्स का मानना है। और एक तो ये चीज़ होती है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, मैंने आपको अभी समझाया। उस टाइम पे तो ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई ना, आपने कितना पैसा कमाया, वो पैसा जो है उस टाइम पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी के फॉर्म में आप प्रॉपर्टी के फॉर्म में रख सकते हो। सेकेंडली ये होता है कि सोसाइटी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी को मानती है, तो इससे क्या होता है कि इंसान जो है लॉ को भी मानने लग जाता है। देखिए मैंने आपको समझाया भी था कि लिबरल्स जो है वो लिबरल्स जो होते हैं वो तो प्रॉपर्टी में बिलीव करते हैं, वो प्रॉपर्टी इज नेचुरल राइट समझते हैं। और जो मार्क्सिज्म होते हैं वो सोचते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की आने की वजह से जो है स्टेट की ज़रूरत पड़ी। देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी मतलब ये मेरा है वो तुम्हारा है। अब तुम कोई पर्टिकुलर लैंड की अगर आप बात करते हो कि ये लैंड मेरा है, आप बोल देते हो मेरा लैंड हो जाता है क्या? नहीं। आप उसको एफिडेविट करवाते हो, ठीक है, आप उसका आपके पास पेपर्स होते हैं, आपके ज़मीन के कागज़ होते हैं, राइट। तो वो कागज़ की वैल्यू क्या है? आप अगर कोई भी कागज़ पे लिख लोगे ये मेरी ज़मीन है तो हो जाएगी? नहीं। आप जो है उसको क्या कहते हैं पर्टिकुलरली स्टैम्प ड्यूटी करवाओगे, स्टेट से करवाओगे, राइट। वो आपके पास स्टेट की अथॉरिटी है कि ये मेरी ज़मीन है। तो इसका मतलब ये है, आपको सोचना पड़ेगा इस एंगल में
कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस होता है तभी जाके जो है स्टेट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाएगा कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो अब स्टेट क्या करेगा, स्टेट ने बहुत सारे रूल्स बना दिए, रेगुलेशन बना दिए, डिमार्केट कर दिया, इतनी इतनी प्रॉपर्टीज़ की है, स्क्वायर फीट इतना इसका है, उसका उतना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें स्टेट का काम है। तो स्टेट का काम कहाँ पड़ा, जब ज़रूरत पड़ी प्राइवेट प्रॉपर्टी की। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो जाए तो मार्क्सिज्म का मानना ये होता है कि स्टेट भी ख़त्म हो जाएगा, स्टेट विल विदर अवे, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंट आइडियोलॉजी, जब आप एक आइडियोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको कंटेम्प्रेरीली जो है सारी आइडियोलॉजी से उसको कंपेयर करना होता है, उसके प्रोस और कॉन्स को, और उसकी जो है क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजीज को आपको कंपेयर करना होता है कि ये इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कैसे डिफरेंट है और इस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से कैसे सेम है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टिल नाउ। अब हम पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिज्म के जो है क्या कहते हैं टाइप्स क्या होते हैं। तो अब हम समझने वाले हैं कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कंजर्वेटिज्म होते हैं। तो स्टैनफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफी जो है वो क्या बताती है, ये फॉलोइंग स्कूल ऑफ कंजर्वेटिज्म बताती है, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें समझ में आता है सबसे पहला जो एक है वो है अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। ये अथॉरिटेरियन रूल को फेवर करने वाले जितने भी लोग होते हैं उसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। इसमें हमको एग्जांपल मिलता है जोसेफ दे मेस्टर का। जोसेफ दे मेस्टर जो है एक वन ऑफ द स्टॉन्चेस्ट जो है डिफेंडर है फ्रेंच मोनार्की के। वो क्या चाहते हैं कि फ्रेंच जो है वो बिल्कुल जो है मोनार्की ऐसी ही रहे, और वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बहुत क्रिटिक है। मतलब वो चाहते हैं कि जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी का स्ट्रक्चर इसको डिस्टर्ब कर दिया गया है वो वापस रिप्लेस हो जाए। उनका टेक्स्ट है ड्यू पे। ड्यू पे वो बताते हैं कि ये सिर्फ अर्थली रूल नहीं है, मतलब ये जो सिर्फ ये अर्थली रूल की बात कर रहे हैं हम कि यहाँ दुनिया में ये कोई पर्टिकुलर पर्सन रूल कर रहा है, ये उसकी बात नहीं है, बल्कि ये बात है कि पोप जो है उसकी हायर स्पिरिचुअल अथॉरिटी होती है। आपको पता होगा कि कितना सारा जो है वॉर चला था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में। तो डिफरेंट जो है क्या कहते हैं आइडियोलॉजीज के कारण डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इनका मानना है कि जो पोप की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है, और वो बोलते हैं कि वो सोचते हैं कि एक प्रिजर्वेशन ऑर्डर होना चाहिए, मतलब कि जो भी ऑर्डर चल रहा है उसका प्रिजर्वेशन ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोसाइटी जो है वो पूरी तरीके से केओस में पड़ जाएगी और ऑपरेशन में पड़ जाएगी। और अथॉरिटेरियन का रूल एक और हमको देखने को मिलता है, सार निकोलस के बारे में हमने पढ़ा होगा, ठीक है। सार निकोलस जो है वो किस पे बेस्ड थे, ऑर्थोडॉक्सी, ऑटोक्रेसी और नेशनलिटी पे बेस्ड थे, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा जो है अथॉरिटेरियन रूल पे बिलीव करता है, उसे हम कहते हैं अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म की बात करते हैं, ये एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन से आया है। और मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था एडविन बर्के के बारे में, जो कि राइटिंग्स के बारे में बताए। और जो है क्या कहते हैं, मैंने आपको ये बताया था एडविन बर्के ने लिखा था रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तरीके से कंजर्वेटिव है, लेकिन इनका कंजर्वेटिज्म जो है वो बहुत अलग है। इनका कंजर्वेटिव ऐसा है कि अगर कुछ चेंज ऐसा है, नेचुरल है, इनएविटेबल है, तो उसको रजिस्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कुछ चीज़ें आ रही है, ठीक है, आन दो, थोड़ा बहुत आन दो, इतना भी मतलब क्या कहते हैं कंजर्वेटिव मतलब हो कि मोनार्की तो मोनार्की रहेगी, डेमोक्रेसी नहीं आएगी, इट शुड नॉट बी लाइक दैट। और इनका जो कंजर्वेटिज्म का आइडिया है ये प्रैक्टिकल सेंसेस में जो है वो हम है ना क्या कहते हैं उसको रख सकते हैं। मतलब दो तरीके से होते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि ये दो तरीके के कंजर्वेटिज्म होते हैं इसी के अंदर, ठीक है। इस जो हमारा पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म है इसके अंदर हमारे को दो तरीके के कंजर्वेटिज्म देखने को मिलते हैं। वो क्या है वो हम समझते हैं। तो दो तरीके के हमें एक देखने को मिलते हैं, उसमें से एक हमें मिलता है वन नेशन कंजर्वेटिज्म। तो बेंजामिन डिज़राइली जो है वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के, और उन्होंने इस तरीके का फाउंडेशन रखा था इस टाइप के कंजर्वेटिज्म का। उन्होंने बताया था कि सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए हर इंसान, हम सोचते हैं कि भैया ठीक है इंडिविजुअल है, प्रॉपर्टी जमा करेगा, खाएगा पिएगा, मस्त रहेगा, लेकिन उसकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन भी होती है, उसके बारे में उसे हमेशा सोचना चाहिए। क्योंकि अगर वो इतना ज़्यादा नहीं सोचेगा तो दो तरीके से बढ़ जाएगा यूके, उनका कहना है दो तरीके से बढ़ जाएगा, एक बन जाएगा रिच और एक बन जाएगा पुअर का सेशन। और इसलिए जो है कोई ना कोई तरीके का जो है सोशल रिवॉल्यूशन होगा। तो वो बोलते हैं कि है ना क्या कहते हैं, हमें जो है क्या कहते हैं पूरी तरीके से वो नहीं होना चाहिए कि हम बिल्कुल खुद का ही कमा रहे हैं, एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों के बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो इसलिए वो सोचते हैं कि डिज़राइली अपील करते हैं कि भैया तुम पैसे कमा रहे हो
तो तुम जो है क्या कहते हैं तुम्हारे पास सोशल ऑब्लिगेशन भी होना चाहिए कि जिसके पास पैसे नहीं है, पुअर और लेस वेल ऑफ लोगों को तुम थोड़ा सा हेल्प करो। तो ये कॉन्सेप्ट जाने जाने लग गया वन नेशन। मतलब जैसे कि अगर कोई भी नेशन के अंदर अगर जो कुछ लोग जो है पैसे कमा रहे हैं और वो कमाते ही जा रहे हैं और दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, तो एट अ टाइम ऐसा आएगा कि नेशन जो है वो टू नेशन बन जाएगा, टू नेशन में डिवाइड हो जाएगा। एक रिच का जो हो जाएगा नेशन और एक पुअर का नेशन। और पुअर जो है वो रिवॉल्ट करेंगे और फिर हो सकता है कि शायद जो है अकॉर्डिंग टू मार्क्स कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो जाए। तो इसका मतलब ये होता है कि है ना क्या कहते हैं इस तरीके की चीज़ें ना हो, इसलिए यूके के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रायली क्या कह रहे हैं कि आप जो है क्या कहते हैं अगर कमाते हो तो आप जो है सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में मत सोचो, आप थोड़ा सा सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में सोचो। सेकेंडली बात आती है क्रिश्चियन डेमोक्रेसी की। तो आपको पहले से पता है कि जो दो तरीके के ग्रुप्स इमर्ज होते हैं क्रिश्चियन में, और 30 ईयर का वार होता है, इसके बाद 1648 के अंदर जो है ट्रीटी होती है। अब हम समझते हैं कि क्रिश्चियन डेमोक्रेसी, तो वर्ल्ड वार 2 के बाद क्या होती है कि बहुत सारी क्रिश्चियन टू वर्ल्ड वार 2 कब खत्म हुआ 1945। उसके बाद बहुत सारे क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज ने इंटरवेंशनिस्ट पॉलिसीज अपनाई, ठीक है। मतलब ये पार्टीज जो है वो कौन सी पार्टीज थी, एक तो देखिए हम क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन देखते हैं वेस्ट जर्मनी के अंदर, एक हम देखते हैं क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी इटली के अंदर। वार के बाद बहुत सारे कंजर्वेटिव्स ने उनके अथॉरिटेरियन स्टैंडर्ड्स को खत्म करके पैटर्निस्टिक सोशल ट्रेडिशन और कैथोलिसिज्म को अपना लिया। मतलब ये है कि जैसे कि कंजर्वेटिव्स क्या सोचते थे, मतलब वो ऐसा नहीं कि उन्होंने अपना रिलीजन भी त्याग दिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने। बस कंजर्वेटिव्स ने उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो अथॉरिटेरियन स्टैंडर्ड्स है, जो पहले पोप की बात सुनते थे, उन सबको उन्होंने जो है छोड़ के जो ट्रेडिशंस थे कैथोलिक के उन्होंने अपना दिए, ठीक है। कैथोलिक थ्योरी किस पे फोकस करती है, वो इंडिविजुअल पे नहीं फोकस करती, वो सोशल लोगों पे फोकस करती है और सोशल हार्मनी पे फोकस करती है, ठीक है। और डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिज्म इंकरेज किया गया, ठीक है। और जैसे कि जो भी इंस्टीट्यूशन है जैसे कि चर्चेज, यूनियन, बिजनेस ग्रुप, सबको बोला गया कि आपस में आप लोग साथ में आओ ताकि आपकी सोशल पार्टनरशिप बढ़े। तो आपको ये देखने को मिलता है कि पहले जो है मोनार्की, देखिए पहले तो अर्लियर फॉर्म में क्या हुआ था कि क्रिश्चियन में पोप हुआ करता था क्रिश्चियन में, और वही जो है पॉलिटिकल और स्टेट अथॉरिटी था। स्टेट जो है वो सबड्यू था और रिलीजन अथॉरिटी से स्टेट जो है क्या कहते हैं कम हुआ करता था, अगर स्टेट एग्जिस्ट करता भी है तो। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब दोनों को चीज़ में डिवीजन किया गया, फिर दो एक टाइम ऐसा आया जब स्टेट की पावर बढ़ा दी गई, तब बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ। उसके बाद एक टाइम ऐसा आया कि रोमन कैथोलिक में प्रोटेस्ट हुए। तो अब एक टाइम ऐसा आ रहा है कि भैया जो अथॉरिटेरियन स्टैंडर्ड्स है, आज आप देखो तो आज जो है आप ये नहीं देखने को मिलेगा आपको कि पोप की बात सुनी जा रही है, बल्कि जो है क्या कहते हैं आपको देखने को मिलेगा कि स्टेट को जो है सुप्रीम माना जा रहा है, इवन दो इफ इट इज़ अ इंटायर क्रिश्चियन कंट्री। तो क्रिश्चियन कंट्री में भी चाहे वो वेस्ट जर्मनी क्यों ना हो, इटली क्यों ना हो, वहाँ पर जो है क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज बनने लग गई, ठीक है। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का मतलब क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उन सब की जो है सहमति से काम होने वाला है। तो इस तरीके की डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो बढ़ने लग गई, डेमोक्रेटिक कॉर्पोरेटिज्म जो है वो इनकरेज किया गया। लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म की बात करें तो लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म जो है इसको हम कंजर्वेटिव लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। आप इसको कैसा भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म बोलो या फिर कंजर्वेटिव लिबर्टेरियनिज्म बोलो। तो अभी हमने डिस्कस किया, एक तो हमने डिस्कस किया हमारा पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म, एक हमने ऑथोरिटेरियन कंजर्वेटिज्म। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म। तो एक पॉलिटिकल थ्योरी है जो कंजर्वेटिव को लिबर्टी के साथ मिलाता है। मैंने आपको भी बताया था कि लिबर्टी जो होती है, लिबरलिज्म जो होता है, लिबरलिज्म के कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो सेम हो रहे थे कंजर्वेटिव के साथ, ठीक है। तो जो है क्या कहते हैं लिबर्टेरियन साइड ऑफ कंजर्वेटिज्म रिप्रेजेंटिंग द कंजर्वेटिव विंग एंड वाइस वर्सा। मतलब ये होता है कि लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म के अंदर जो है आपको लिबर्टी के कुछ कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिव के कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जैसे लिबर्टेरियन क्या चाहते हैं, हमेशा उसे वो चाहते थे लेसिस फायर मतलब फ्री इकोनॉमी, फ्री मार्केट होना चाहिए, किसी का भी स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। तो लिबर्टेरियन क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिक लिबर्टी बहुत ज़्यादा मिले और गवर्नमेंट ना कंट्रोल करे, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, ठीक है, बट इसके अंदर ही जो है but with a belief in a more socially conservative worldview emphasizing authority, morality and responsibility। तो मतलब वो चाहते हैं लिबर्टी का जो एक प्रिंसिपल है इकोनॉमिक का वो अपना लेंगे, बाकी जो सोशल प्रिंसिपल है उसको कैसा रखेंगे वो लोग, सोशल कंजर्वेटिव रखेंगे। मतलब सोशली वो कैसे रहेंगे, कंजर्वेटिव रहेंगे, इकोनॉमिकली वो लिबरल रहेंगे, ऐसा आप बोल सकते हो। देखिए लिबरल का तो ये फोकस होता है कि भैया आज आप देखो तो इस तरीके का हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा जो है ये चलन है। देखिए आपको देखने को मिलता है कि इंडिया में फ्री मार्केट है, फ्री इकोनॉमी है, थोड़ा सा मिक्स्ड इकोनॉमी है, सब अपना अपना खाना पीना इंतजाम करते हैं, ठीक है, सब अपना करते हैं।
तो एक फ्री मार्केट है, ठीक है, कोई कम्युनिज्म नहीं है, कोई सोशलिज्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो है फ्री मार्केट है, जिसको जितना पैसा कमाना है कमा सकता है। ओके, तो ये हमारा लेसिस फायर का जो कॉन्सेप्ट हो गया, ये हमारा लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट आ गया। दूसरी चीज़ हमारी आ जाती है, एक होती है कंजर्वेटिज्म की। कंजर्वेटिज्म के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है कि हम आजकल देखते हैं कि हमारा जो सोशली, हम अभी भी क्या कहते हैं, सोशली अथॉरिटी और मॉरलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो हम अभी तक कंजर्वेटिव है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जो है क्या कहते हैं, हम लिबर्टी के अंदर हमारे पास जो भी लिबर्टी होती है उतनी होती है जितनी हमारी फैमिली, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी हमको प्रोवाइड करती है। तो ये इस तरीके से हमारे कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है कि लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म जो है वो किस पे फोकस कर रहा है कि इकोनॉमिकली लेसिस फायर होना चाहिए, इकोनॉमिकली मैक्सिमम फ्रीडम होना चाहिए, बट सोशल स्फेयर में आप कंटिन्यू करो, सोशल स्फेयर में आपको जो करना है करते रहो, ठीक है, आपका पर्सनल स्पेस में आपको जो करना है करते रहो। तो वो चीज़ जो है वो दोनों को मिलाकर जो है लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म बनाई गई है। तो लिबर्टी का यही कॉन्सेप्ट है और ये चीज़ हमको जो है क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से देखने को मिलती है। आप यूनाइटेड स्टेट्स में जाके आज भी देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वैसे लिबर्टी है, वहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्री मार्केट इकोनॉमीज है। तो हम क्या चाहते हैं कि जितने भी सोशल, मतलब सोशली जितने भी जैसे भी रहे, जो भी इंस्टीट्यूशंस है, सिविल सोसाइटी है, फैमिली है, कंट्री है, चर्च है, एजुकेशन है, उसको हम डिस्टर्ब ना करें। लेकिन जो इकोनॉमी है हमारी, इसको हम फ्री रखें, लेसिस फायर का कॉन्सेप्ट अपना लें, फ्री मार्केट जो है हम अडॉप्ट कर लें। तो लिबर्टेरियन जो है वो क्या चाहता है कि गवर्नमेंटल पावर को मिनिमाइज करे। देखिए, लिबर्टी हमेशा से क्या चाहती थी कि स्टेट एज अ नेसेसरी इविल, और लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म जो है वो क्या कहते हैं कि सिविल सोसाइटी को आप स्ट्रेंथन करो, जो कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशंस को बढ़ावा दो, लेकिन उसके साथ जो है आप जो इकोनॉमी है उसको बिल्कुल फ्री रखो, ठीक है। अब हमारे पास आता है न्यू राइट। मैं आपको एक बहुत ही अच्छा वीडियो लाने वाली हूँ जिसमें आपको मैं राइट और लेफ्ट और कम्युनिज्म, सोशलिज्म, एनार्किज्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगी, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा बहुत सारी चीज़ें। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, अक्सर क्या होता है कि हम बहुत सारी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके बता रही हूँ। जैसे कि ये लाइन है तो हम अक्सर यूज़ करते हैं कि लाइट है, कोई चीज़ लेफ्ट है, ठीक है। तो राइट या लेफ्ट को हम किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। वो वीडियो में हम समझेंगे कि राइट किसे कहते हैं, लेफ्ट किसे कहते हैं। आपको किसी ने बताया होगा सेंट्रिस्ट होता है, सेंट्रिस्ट लेफ्ट होता है, या फिर सेंट्रिस्ट राइट होता है। तो वो सारी चीज़ें कैसी होती है, और इसके अलावा जो है ये न्यू राइट वाला कॉन्सेप्ट कहाँ पर आता है वो भी हम समझेंगे। ये न्यू राइट हमने ऊपर डिस्कस किया था, आपको पता होगा मार्गरेट थैचर जो यू प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनती है ऑफ द पीएम, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर बनती है ऑफ द यूके, उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया था। न्यू राइट मूवमेंट्स क्या होते हैं वो भी हम समझेंगे। और इसके बाद हम समझेंगे कि क्या ये राइटिस्ट और ये क्या लेफ्टिस्ट जो इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए, ये किसी और तरीके से डिफाइन करना चाहिए। लोगों का कहना है कि इसको आप ऐसा हॉर्स शू डिफाइन करो, ठीक है। हॉर्स शू कैसा होता है, ऐसा होता है हॉर्स शू, अगर आपने देखा होगा तो, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो राइट लेफ्ट का, देख सकते हो कभी आप क्या देख सकते हो, ये चीज़ देख सकते हो, ठीक है। आजकल के ज़माने में आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इतना आपको काफ़ी नहीं है, तो फिर बाद में जो है एक तरीके की थ्योरी दी गई जिसमें आपको ग्राफ के फॉर्म में जो है डिफाइन करने के लिए कहा गया राइट और लेफ्ट को, ठीक है। तो ग्राफ के फॉर्म में आप डिवाइड करने लग गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में अबाउट राइट एंड लेफ्ट। तो आपको राइट एंड लेफ्ट की बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए हमें क्या डिस्कस करना है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। न्यू राइट, देखिए राइट और लेफ्ट का एक बेसिक आइडियोलॉजी ये होती है कि जो राइट की तरफ होता है दे आर मोर बॉर्न टू नॉट टू चेंज। जो कंजर्वेटिव आइडियोलॉजीज होती है कि हम जो है क्या कहते हैं वही रहेंगे जो हम थे जैसे थे, वो कंजर्वेटिव है। और जो लेफ्ट जो है, लेफ्ट किसे कहते हैं हम, लेफ्ट की जो आइडियोलॉजी आती है वो कैसी आती है, दे आर मोर इनटू चेंज। और ये कहाँ से निकला, आपको इंटरेस्टिंगली की बात बताती हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो स्टेट जनरल हुआ करता था, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो है क्या कहते हैं लोग बैठा करते थे, ठीक है। तो जो थर्ड स्टेट हुआ करता था, जो रिवॉल्यूशनरी स्टेट था, जो कि रिवॉल्व करना चाहता था, वो लेफ्ट साइड पे बैठता था। और जो क्या कहते हैं कंजर्वेटिव था, जो उनको रोकता था, जो उन्हें क्या कहते हैं बोलता था कि नहीं ऐसी चीज़ें नहीं करना है, वो राइट पे बैठा था। इसलिए कहीं ना कहीं राइट विंग और लेफ्ट विंग के नाम से चीज़ें फेमस होने लगी और आजकल ये हर तरीके की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। आप इंडिया की पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आप किसी कंट्री की पॉलिटिक्स में देख लीजिए, आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में ये चीज़ टर्म्स मिल जाएंगे, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, सेंट्रिस्ट,
तो इससे आपको क्या समझ में आता है? इससे आपको ये समझ में आता है कि इनकी आइडियोलॉजीज़ क्या है। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती है वो भी या तो राइटिस्ट होती है, लेफ्टिस्ट होती है या फिर सेंट्रिस्ट होती है। तो उनकी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ होती है वो हम समझने वाले हैं। लेकिन राइटिस्ट में भी 2 तरीके के राइट हो गए और न्यू राइट की बात कर रहे हैं हम। तो न्यू राइट जो है ऑफ कोर्स सी बात है हम कंज़र्वेटिज़्म को डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम राइट की डिस्कशन कर रहे हैं। राइट के अंदर भी जो है न्यू राइट का जो है एक फॉर्म निकल के आया है। तो क्या होता है कि फ्री मार्केट ये न्यू राइट के अंदर क्या होता है जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया ना कि सोशल इक्वालिटी सोशल में आप कंजर्वेटिव रहिए लेकिन जो है फ्री मार्केट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिबर्टी चाहिए तो हमें यहाँ पर किस चीज़ के बारे में पता चलता है अमेरिकन इकोनॉमिस्ट मिल्टन फ्रीडमैन ठीक है उन्होंने जो है क्या कहते हैं अमेरिकन इकोनॉमिस्ट के जो मिल्टन फ्रीडमैन का जो वर्क है हायेक का और दोनों मिलके जो काम किया है उन्होंने न्यू राइट आइडियोलॉजी पे बहुत काम किया है न्यू राइट आइडियोलॉजी जो है न्यू राइट आइडियोलॉजी न्यू इसलिए नहीं है क्योंकि उसका आइडिया बिल्कुल न्यू है बल्कि ये आइडियाज जो है क्या कहते हैं कहीं ना कहीं दूसरे स्कॉलर से इन्फ्लुएंस हुए आपने एडम स्मिथ के बारे में सुना होगा जो क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट है ठीक है बहुत ज़्यादा फेमस तो उन्होंने जो है क्या कहते हैं डिस्कस किया था इसके बारे में और जो ओल्ड राइट के बारे में बात करते हैं तो ओल्ड राइट्स के बारे में ओल्ड राइट से थोड़ा डिफरेंट हमें देखने को मिलता है न्यू राइट इसलिए हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं मतलब राइट राइट ही रहेगा ठीक है राइट मतलब कंजर्वेटिज्म की तरफ थोड़ा टिल्टेड रहेगा आपको पता होना चाहिए लेकिन उसमें भी न्यू राइट क्या होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं तो हेयक्स ने अपनी अर्ली बुक लिखी थी द रोड टू सर्फडॉम एंड हिज 1960 बुक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी 2 बुक्स लिखी आप दिमाग में याद रख लेना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी एंड द रोड टू सर्फडॉम उन्होंने अपनी बुक में क्या बोला और वो उसे कहते हैं स्टेट सोशलिज्म हैक ने बताया कि सोशलिज्म जो है विद सेंट्रल प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी तो उन्होंने बताया कि सोशलिज्म किससे जुड़ा हुआ है सेंट्रल प्लानिंग ऑफ द इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है ठीक है आपको पता है आपने मार्क्सिज्म में बहुत बार पढ़ा होगा कि सेंट्रल प्लानिंग ऑफ जो है रिसोर्सेज करनी होगी किसको इतनी रिसोर्सेज देनी है इतनी उसको देनी है पूरी तरीके से डिवीजन होगा इक्वालिटी रहेगी ठीक है तो उसके बाद वो बताते हैं कि स्टेट दैट मार्केट processes can only function successfully in the correct social and moral environment. To this purpose, he emphasizes the significance of tradition in passing on the cumulative knowledge and experience of the past generation, which is paradoxically reminiscent of the old right thinking. तो वो बताते हैं कि आपको जो है क्या कहते हैं अगर क्या कहते हैं एक अच्छा सोशल और मॉरल इन्वायरमेंट बनाना है तो आपको जो पुरानी लोगों की जनरेशन की जो नॉलेज है उसको एक्योर करना ही पड़ेगा अगर आप एक्योर नहीं करोगे तो जो पुराने तरीके की जो नॉलेजेस वगैरह थी वो क्या होगी एक्सटेंड हो जाएगी आप उसको जो है मेंटेन नहीं कर पाओगे तो ये फिर कहाँ से आ गया ये राइट ओल्ड राइट की जो है आइडियोलॉजी थोड़ा थोड़ा अडॉप्ट कर रहे हैं ठीक है लेकिन उसके साथ साथ वो कौन सा फाउंडेशन दे रहे हैं बहुत ही प्यारा फाउंडेशन दे रहे हैं आप ध्यान से समझना अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएंगी अगर नहीं भी पढ़ा है तो मैं आपको इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ तो फ्रेडमैन क्या करते हैं फ्रेडमैन जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि कुछ रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन लेवल इन्फ्लेशन आपको पता होगा आप इकोनॉमिक स्टूडेंट हो नहीं हो इन्फ्लेशन महंगाई ठीक है हम किसे कहते हैं और महंगाई और साथ में एम्प्लॉयमेंट ठीक है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी अगर बेरोजगारी कम है ठीक है और बेरोजगारी का कम होना और इन्फ्लेशन का ज़्यादा होना ठीक है उसके बीच में कुछ ना कुछ जो है ट्रेड ऑफ है तो हम वो समझने के लिए उन्होंने कोशिश की ठीक है और उन्होंने जो है एक फाउंडेशन बनाया जिसमें उन्होंने ट्रेड यूनियन को जो है क्या कहते हैं अटैक किया कैसे किया वो बताती हूँ देखिए अब समझते हैं हम कि वो उन्होंने एक टर्म निकाला नॉन एक्सलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नायरू नायरू हम इसे कह सकते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यानी क्या होता है बेरोजगारी अगर 100 में से 10 लोगों को 10 लोग अनएम्प्लॉयड है ठीक है और नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है आपसे कोई पूछेगा तो आप कहोगे कि 10% है तो ये 100 का कितना होता है 10% होता है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू फ्रेडमैन ऑल्सो कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ठीक है वो कितना हो गया 10% हो गया अब ये बताना चाहते हैं वो एक बहुत ही जो है टेक्निकल टर्म्स में वो बताना चाहते हैं कि जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या है उसको वो डिफाइन कर रहे हैं हम कैसे डिफाइन करेंगे हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ पीपल वो हमारी डेफिनेशन हो गई उनकी डेफिनेशन थोड़ी अलग दे रहे हैं वो बोल रहे हैं इज द इक्विलिब्रियम रियल वेज एट विच द क्वांटिटी ऑफ लेबर प्रोवाइडेड willingly
मैचेस द अमाउंट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड वॉलंटरीली बाय कंपनीज इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है, मतलब कि क्या बताना चाहते हैं कि मतलब वो बताना चाहते हैं कि अगर आपको आपने मतलब आप जो है कंपनी में काम करते हो, वो क्या बताना चाहते हैं कि ट्रेड यूनियंस क्या होती है। ट्रेड यूनियंस अक्सर ये करती है, एक वेज रेट फिक्स कर देती है कि 1000 रुपये में हमारा बंदा काम करेगा। अगर 1000 से कम 900 रुपये, 850 रुपये, 800 रुपये में भी कोई बंदा काम करना चाहता है तो उसको वो काम नहीं करने देते कि आप जो है क्या कहते हैं काम मत करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप मान गए काम करने के लिए तो क्या कहते हैं दूसरा इंसान नहीं मानेगा। ठीक है, दूसरा इंसान नहीं मानेगा तो वो क्या कहते हैं आपको रख लेंगे और उनको नहीं रखेंगे, तो फिर कंपटीशन मार्केट में क्या कहते हैं बना कैसा रहेगा। तो अगर आप काम कम में करने लग जाओगे तो इससे कि ट्रेड यूनियन का फंडा यही होता है कि आप जो है मिलकर जो है आप बोलो कि भैया मैं 5 ही दिन काम करूँगा, सबने डिसाइड कर लिया 5 दिन ही काम करना है। उसके बाद क्या कहते हैं वर्क जो एम्प्लॉयर है वो कितना भी बोल दे कि नहीं भाई तुमको 6 दिन काम करना है, कोई उसको मिलेगा नहीं 6 दिन काम करने के लिए, फिर 5 दिन के लिए उसको हायर करना पड़ेगा। ठीक है, वर्कर्स को। तो वही एक चीज़ हो जाती है कि ट्रेड यूनियंस जो है वो क्या करती है, एक मिनिमम वेज रेट फिक्स करती है कि इतना ही वेज रेट पे जो है काम करना है, इससे ज़्यादा जो है वेज रेट पे इससे कम वेज रेट पे काम नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग इस तरीके से ऐसा करने से लेबर सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। लेबर सप्लाई कैसे ऑब्स्ट्रक्ट होगा वो समझते हैं। जैसे कि अगर एक कंपनी को 100 लेबर चाहिए थे। ठीक है, अब 100 लेबर चाहिए थे। एक कंपनी का टारगेट था कि हमें भैया 1 लाख रुपए जो है लेबर पे खर्चा करने हैं। ठीक है, अब वो चाहते थे कि 1 लाख रुपए हमें खर्चा करने हैं। अब अगर समझ लीजिए, अगर है ना क्या कहते हैं 1 लाख रुपए का उन्होंने टारगेट बना के रखा था और वर्कर्स उन्होंने क्या कहते हैं हायर कर लिए 100 वर्कर्स। ठीक है, और 100 वर्कर्स जो है हर वर्कर जो है वो कितना लेता है 1000 रुपीज़ लेता है। तो कितने हो गए 1 लाख रुपए हो गए। अब क्या कहते हैं होता क्या है कि उन्होंने जो है क्या कहते हैं ट्रेड यूनियंस ने ये करके रखा है कि हाई कंपटीशन बनाने के लिए उन्होंने फिक्स करके रखा है कि भाई इतने ही जो है पैसे देंगे तब हम काम करेंगे, इससे कम में काम नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा कि समझ लीजिए उस सोसाइटी में अगर एक ही आप समझ लीजिए इंडस्ट्री है। ठीक है, एक ही जो है क्या कहते हैं इंडस्ट्री आपको मिल रही है और वहाँ पर जो है एक ही है ना क्या कहते हैं ट्रेड यूनियन है। एक ट्रेड यूनियन में 110 वर्कर्स थे, उसमें से एक ही कंपनी है वहाँ पर, उसने 100 लोगों को उन्होंने हायर कर लिया। हम एक इमेजिन कर रहे हैं क्योंकि हमें हमें अक्सर अक्सर जो है जब हम इमेजिन करते हैं तो हम ऐसे ही इमेजिन करते हैं। ठीक है, हम जब इमेजिन करते हैं टू सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी तो हम मानते हैं कि एक ही जो है हाउस होल्ड है और एक ही जो है चीज़ें हो रही है। ठीक है, इस तरीके से होते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि ठीक है चलो वहाँ पर 110 वर्कर्स हैं। ट्रेड यूनियन ने बोला है 1000 रुपये से कम किसी को काम नहीं करना है। ठीक है, तो अब होता ये है कि 1000 रुपये से कम कोई काम नहीं करता, लेकिन कंपनी का बजट कितना है कि हम कितने खर्चा करेंगे, सिर्फ 1 लाख ही खर्चा करेंगे। तो होता ये है कि 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, 10 लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। ठीक है, अब होता ये है कि वो ये बोलना चाहते हैं कि अगर ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए है क्योंकि आप जो है वेजेस को वेज जो अपने इंस्टीट्यूशन बना के रखे हैं जिससे आप लेबर सप्लाई को रेगुलेट करना चाहते हैं, और इसके वजह से क्या हो रहा है जॉबलेस पीपल जो है क्या कहते हैं काम नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि उनको जो है क्या कहते हैं आप नेचुरल रेट ऑफ पे से कम में काम करने के लिए एग्री नहीं करने देते हो। इसलिए लेबर मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जा रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट तभी कम होगी। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट तभी कम होगी जब हर इंसान जो है कम में काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो जैसे कि अब समझिए कि अगर समझ लीजिए 100 लोग थे। ठीक है, अब हर इंसान जो है मान लीजिए कि है ना क्या कहते हैं 900 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता। ठीक है, 900 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता, या फिर अब 900 रुपये में काम करने के लिए तैयार हो जाता तो हर इंसान के पास से 100 100 रुपये बचते हैं। आपको मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो 100 रुपीज़ के हिसाब से आपके कितने हो जाते, 100 × 100 आपको 10,000 रुपीज़ बच जाते। अब 10,000 रुपीज़ किसके पास बच जाते, कंपनी के बजट में बच जाते। अब कंपनी के बजट में बच गए तो 10,000 रुपीज़ में क्या होता, जो बचे हुए 10 लोग हैं उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाती नहीं। तो अगर आपने नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स करके रखा है कि इतना ही हम लेंगे तो उसके वजह से क्या हो जाता है, इसके वजह से आपको आप जो है फिक्स कर लेते हो, इसी की वजह से जो है लेबर्स को बहुत सारे लोगों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट फेस करनी पड़ती क्योंकि उससे कम में जो है वो काम करने के लिए तैयार नहीं हो पाते क्योंकि आपने उतनी फिक्स कर ली है। मतलब देखिए अगर आपको
कोई क्या कहते हैं आपके पास खाने के लिए खाना नहीं है, आपके पास काम करने के लिए जॉब नहीं है, आप यही सोचोगे ना कि मैं 500 रुपये में भी काम कर दूँगा, चलो मैं आधे रेट में काम कर दूँगा, लेकिन मुझे एटलीस्ट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। अगर आपके पास कुछ काम ही नहीं है, आपको कोई जॉब ही नहीं है, तो आप सोचोगे कि मुझे कुछ तो जॉब मिल जाए, ठीक है? तो वैसा ही सिचुएशन होता है वर्कर्स के साथ, लेकिन वो अक्सर जो है क्या कहते हैं नहीं कर पाते लोअर रेट पे काम, क्योंकि वो ट्रेड यूनियन से बने हुए होते हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया होता है कि इससे कम में अगर आपने काम किया तो आपको ट्रेड यूनियन से बाहर निकाल देंगे। तो इससे कम में आप काम नहीं कर सकते। इसलिए कहीं न कहीं जो है मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहता है और अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन यही एक कॉज़ है जिसके कारण क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ते जा रही है। आई होप इट्स क्लियर कि फ्रीडमैन जो है आपको क्या समझाना चाहते हैं। तो फ्रीडमैन जो है ये किसके कॉन्टेक्स्ट में समझाना चाहते हैं? न्यू राइट के फॉर्म में। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन और अकॉर्डिंग टू जितने भी हमने थ्योरीज पढ़े न्यू राइट के, उनके अकॉर्डिंग जो है एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो ये होती है कि आपको इकोनॉमी को हमेशा फ्री रखना चाहिए, उसको रेगुलेट करने की आप कोशिश मत कीजिए। बाकी आपको जो भी कंजर्वेटिव स्ट्रक्चर्स चाहिए वो सब आप कहाँ फॉलो करिए, सोशल लाइफ में आप अपने फॉलो कीजिए। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ये समरी प्रोवाइडेड है और इसके अलावा जो एक्सरसाइज प्रोवाइडेड है आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको पढ़ना है तो। अगर आपको और कुछ पढ़ना है तो आप एंड्रयू हैवर्ड की बुक रेफर कर सकते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ की। इसी के अलावा मैं आपको बात बता दूं कि ये चैप्टर जो है इसके सारे पार्ट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और एक और बात मैं बता दूं आपको कि इसकी समरी मैं आपको 2 मिनट में समझा देती हूँ कि हमने इसमें 4 बेसिकली ट्रेडिशंस पढ़े। हमने एक लिबरलिज्म पढ़ा, मार्क्सिज्म पढ़ा, हमने एनार्किज्म पढ़ा और कंजर्वेटिज्म पढ़ा। तो हमने पढ़ा कि हर सोशल ऑर्डर जो है वो खुद में ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो बाकी सारे ट्रेडिशंस के साथ मिलके जो है अलग अलग तरीके के फॉर्म्स ले लेता है। जैसे कि लिबरलिज्म जो है वो क्या चाहता था, लिबरलिज्म जो है फ्रीडम के वैल्यूज पे एम्फोसाइज करता है और वो बोलता है कि सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए, इंडिविजुअल सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्क्सिज्म देखता है कि कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है सोसाइटी में, इसलिए वो बोलता है कि भैया इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। एनार्किज्म एक ऐसा ऑर्डर बताता है जिसमें स्टेट की ज़रूरत ही ना हो, ठीक है। और कंजर्वेटिव क्या बताते हैं कि जो ट्रेडिशन चले आ रहे हैं उनको जो है हमें प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। तो ऐसे अलग अलग आइडियाज़ हैं और ये आइडियाज़ जो है कोई आइसोलेशन में नहीं होते, ये आइडियाज़ एक दूसरे से ओवरलैप होते हैं। कभी कभी जो है ये 2 आइडियाज़ मिलकर नया आइडिया बन जाते हैं और आप भी ऐसे ही करोगे। अगर आप चारों आइडियाज़ पढ़ोगे, चारों आइडियाज़ की डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ पढ़ोगे, आपको ऐसा लगता है कि आपको जो परफेक्ट सिस्टम लगता है सोसाइटी के लिए, आप वो सोसाइटी के लिए वो सिस्टम निकालोगे, उसकी आप थ्योरी बनाओगे, उसकी आप फिलोसफी बनाओगे और आप जो है कहीं ना कहीं उन सब के बीच में खड़े होकर जो है एक नई ब्रांच जो है वो खोल सकते हो इन दी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो इसी के साथ हमारा जो है ये लास्ट वीडियो था और इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 4 में, सॉरी यूनिट नंबर 4 में जल्द ही। और जब तक कि जो है आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप अपने नोट्स कवर कर सकते हो। और इसी चैप्टर के अंदर आपको जो एक्सरसाइजेज दी हुई है, इसके क्वेश्चंस अगर आपको सॉल्व करने हैं तो ज़रूर सॉल्व कर लिएगा और उसका आंसर्स जो है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं ताकि मैं आपके आंसर्स इवेलुएट कर लूँ, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैप्पी लर्निंग।